Welcome learners to Unacademy Computer Science YouTube channel. So today in this session we are going to discuss the demo class of discrete mathematics which is started in our new batch Accelerate batch. तो आज इस सेशन में आपको Accelerate batch का डेमो मिलेगा। Accelerate batch का ये डेमो क्लास जो पहली लाइव क्लास है डिस्क्रीट मैथमेटिक्स की, उसको आप ज़रूर इंजॉय कीजिएगा फ्री ऑफ कॉस्ट। और अगर आपको पसंद आता है ये क्लास तो आप ज़रूर एक्सेलरेट बैच को इनरोल कर लें, जहाँ पे आपको कंप्लीट प्रिपरेशन करवाई जाएगी गेट 2024 की। जी हाँ, ये बैच आज ही आपका स्टार्ट हुआ है, जिसमें कि डिस्क्रीट मैथमेटिक्स का कंप्लीट कोर्स मैंने आज दोपहर 12 बजे की क्लास में स्टार्ट किया है। मिस हो गई क्लास, डोंट वरी, ये क्लास अभी आपके यूट्यूब पे 1.5 घंटे की क्लास हो जाएगी। और सैटरडे संडे कोई क्लास नहीं है, मंडे फिर लाइव क्लास होगी। तो आप आज सब्सक्रिप्शन ले करके यहाँ पर प्लेटफॉर्म को थोड़ा एक्सप्लोर कीजिए और लाइव क्लास में मुझे ज्वाइन करें मंडे से। एक्सेलरेट बैच फॉर गेट 2024 CSIT है एंड 2025 के लिए हमने मिशन बैच किया है स्टार्ट, जिसमें अगेन डिस्क्रीट मैथमेटिक्स का कंप्लीट कोर्स स्टार्ट हुआ है, जिसका डेमो अभी आपको यूट्यूब पे मिल रहा है। एंड हमारा एक और बैच स्टार्ट हुआ है, तो आज 3 बैचेस स्टार्ट हुए हैं स्टूडेंट्स, एक्सेलरेट, मिशन एंड एक्सक्लूसिव बैच। एक्सक्लूसिव बैच आपका एक न्यू बैच है अपने न्यू गेट पेपर के लिए, दैट इज डेटा साइंस एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए। अगर आप सिर्फ इस ब्रांच की तैयारी कर रहे हैं तो यू शुड अवेल दिस ऑफर प्राइस विच इज़ नेवर एवर 9,599 बट इट इज़ टुडे। सो प्लीज़ अवेल दिस ऑफर। जो आपका 12,000 का बैच है वो डिस्काउंट ऑफर लगाने के बाद 9,599 का आपको पड़ेगा। आपको पूरा सिलेबस यहाँ पे कवर करवाया जा रहा है DSN AI के लिए। कोड आप यूज़ करें हेलो सोनू 01। आपको अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन अगर लेना है तो इस कोड का यूज़ करके आप मैक्सिमम डिस्काउंट अवेल कर सकते हैं एंड मेरी पर्सनल गाइडेंस भी अवेल कर सकते हैं। इन केस आप DSN AI और CSIT दोनों की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप अनअकैडमी का प्लस या आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, जिसका कॉस्ट अभी भी बहुत कम अवेलेबल, आपको बहुत ही कम कॉस्ट पे हो जाएगा, क्योंकि आपका जो ऑफ़र है वो 16 सितंबर को ओवर हो रहा है, जहाँ पे आपको 30% तक का डिस्काउंट मिल सकता है किसी भी ड्यूरेशन पे। और ये 6 मंथ के ड्यूरेशन के लिए 9,599 भी, ठीक है। तो मेरे अपकमिंग कोर्सेज का शेड्यूल भी आप चेकआउट कर सकते हैं। अभी मेरा डिजिटल लॉजिक का कंप्लीट कोर्स भी लाइव चल रहा है और डिजिटल लॉजिक का कंप्लीट कोर्स भी ज़्यादा क्लासेस नहीं हुई है। आप मंडे टू फ्राइडे क्लासेस होती है, सैटरडे संडे कोई क्लास नहीं होती है। तो सैटरडे संडे आप रिकॉर्डेड वॉच करके फिर मुझे मंडे से लाइव डिजिटल लॉजिक में भी ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। तो ये लास्ट ईयर स्टूडेंट्स के रैंक्स हैं जो अनअकैडमी के लर्नर्स हैं, जिनके गेट 2023 में टॉप रैंक्स आए हैं। आप भी नेक्स्ट हो सकते हैं, जैसे इन्होंने गेट एग्ज़ाम की तैयारी की थी हमारे इन बैचेस से, हमारे इन कोर्सेज से, वैसे ही आप भी करेंगे सही टाइम से तो नेक्स्ट टाइम आपका भी फेस यहाँ पर डिस्प्ले होगा। आपके पास बहुत ही अमेजिंग ऑफर अभी अवेलेबल है, जहाँ पे आप न्यू बैचेस को ज्वाइन करके अपनी प्रिपरेशन को तो स्टार्ट कर ही सकते हो, पर साथ ही साथ आप अमेजिंग डिस्काउंट अवेल करके कम से कम कॉस्ट में अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। तो अगर आप गेट 2024 की प्रिपरेशन कर रहे हैं सिर्फ, तो आप 3+1 मंथ का प्लस सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, जिसका कॉस्ट बेहद कम है, दैट इज़ 14,000 समथिंग। इसमें आपको CSIT की प्रिपरेशन भी हो जाएगी और DSN AI की प्रिपरेशन भी हो जाएगी। 4 महीने का ड्यूरेशन है और ये ऑफ़र सिर्फ और सिर्फ 16 सितंबर तक वैलिड है। तो कैलेंडर में जाकर के डेट देख लीजिए, कहीं 16 एक्सीड तो नहीं हो गया। एंड वैसे ही अगर आप गेट 2024 और उसके बाद PSU एग्ज़ाम की तैयारी भी करोगे तो आप 6 मंथ का प्लस सब्सक्रिप्शन लो, जिसका कॉस्ट 30,000 है, पर डिस्काउंट कोड लगाने के बाद 24,000 का ये पड़ेगा आपको सिर्फ। अभी तक कभी भी इतना कम कॉस्ट नहीं हुआ था, पर अभी हुआ है जस्ट फॉर यू, ताकि आप अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट करें। और ये भी 16 सितंबर तक है। अगर आप 6 मंथ का आइकॉनिक लेते हो तो इससे बेस्ट कुछ हो ही नहीं सकता, क्योंकि आइकॉनिक में वो सारे एडवांटेजेस हैं जो प्लस में नहीं है, जो DSN AI के एक्सक्लूसिव बैच में नहीं है। यहाँ में भी आपको दोनों पेपर की तैयारी हो जाएगी, पर सारे बेनिफिट्स के साथ, जहाँ पे डेली लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड वीडियोस, PDF नोट्स, डाउट क्लियरिंग सेशन, यहाँ तक तो प्लस में भी होता है। पर आइकॉनिक में आपको पर्सनल कोच, एक्सपर्ट डाउट सपोर्ट, प्रिंटेड बुक्स, रौद्रा, CSIT, ये सब भी मिलता है जो आइकॉनिक में नहीं है। और ये आपके हैं एक्स्ट्रा मंथ्स ऑफर वाले, ठीक है, ड्यूरेशंस, जिसमें कि 1 ईयर का या 18 मंथ्स का या 24 मंथ्स का प्लस में लो या आइकॉनिक में, आपको 4 मंथ्स का एक्सटेंशन तो सभी में है और 3 मंथ्स में भी आपको एक्स्ट्रा 1 मंथ का एक्सटेंशन है।
तो एक्सटेंशन ऑफर भी है, बहुत ही कमाल है। तो जल्दी से अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट करें, इन ऑफर्स को अवेल करके हमारे न्यू बैचेस के साथ और बिल्कुल तैयार हो जाएं नेक्स्ट गेट 2024 के लिए। जैसे कि अगर आप 1 ईयर का प्लस देखें जिसमें 4 मंथ का एक्सटेंशन, इसका टोटल प्राइस है 70,000 समथिंग, बट अगर आप डिस्काउंट कोड अवेल कर लेते हैं तो आपको सिर्फ ये 38,000 का पड़ेगा। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू कि आप 12 प्लस 4 मंथ्स के प्लस को थोड़ा सा हटा करके अगर आइकॉनिक में नज़र डालें तो इसका कॉस्ट बहुत ही कम है एज़ कम्पेयर टू 12 प्लस 4 मंथ्स के प्लस वाला। सिर्फ 6,000 ज़्यादा है, 7,000 ज़्यादा है और आपको सारे बेनिफिट आइकॉनिक के मिल जाएंगे। तो बेटर टू गो विद 12 प्लस 4 मंथ्स आइकॉनिक और 6 मंथ्स आइकॉनिक और 6 मंथ्स प्लस कोई भी जो भी आपको सूटेबल लगता है, सारे आपको सूटेबल लगते हैं तो आप आइकॉनिक लें। और अगर आप अफोर्ड नहीं कर पा रहे आइकॉनिक को तो कम से कम प्लस तो ले ही। ये सारे ड्यूरेशन की मैंने कॉस्टिंग यहाँ पे बता दी है। ये सारे ऑफर्स आपके सिर्फ 16 सितंबर तक वैलिड है स्टूडेंट्स, तो जल्दी से सब्सक्रिप्शन लें। रेफरल कोड हेलो सोनू 01 ही यूज़ करें ताकि इससे आपको डिस्काउंट मिल जाए और मेरी पर्सनल गाइडेंस भी मिल जाए। डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगा सब्सक्रिप्शन का और हमारी बैचेस का भी, ठीक है। गेट रेडी कॉम्बैट भी आने वाला है, इनरोल कर लें, 24 सितंबर को है और डेली स्कॉलरशिप टेस्ट भी आपका चलता रहता है। विराट टेस्ट सीरीज को इनरोल करने का लास्ट डेट है, तो जल्दी से इसको इनरोल कर लें जो 2999 पे अवेलेबल है आज तक। और यही बुक्स की बात कर रही थी मैं जो आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में आपके घर तक डिलीवर की जाती हैं। अगर आप एडवांस पे नहीं कर सकते हैं तो आप नो कॉस्ट EMI या नो कॉस्ट लोन ऑप्शन अवेल करके अपना मंथली पेमेंट करके भी अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। यूज़ करें डिस्काउंट कोड हेलो सोनू 01। थैंक यू सो मच। Welcome learners to Unacademy Plus. So today in this session we are going to discuss the introduction part of discrete mathematics complete course. So today is the first live class of discrete mathematics complete course. हो सकता है कि आप लोग एक्सेलरेट बैच से ये कोर्स को देख रहे हो या फिर मिशन बैच से देख रहे हो या फिर एक्सक्लूसिव बैच से देख रहे हो। तो आज आपके 3 बैचेस स्टार्ट हुए हैं। एक तो आपका स्टार्ट हुआ है एक्सेलरेट बैच फॉर गेट 2024 CSIT, मिशन बैच फॉर गेट 2025 CSIT एंड एक्सक्लूसिव बैच फॉर गेट DA CSIT। तो इन सभी के लिए मतलब कि सभी ब्रांचेस के लिए चाहे CSIT हो या DA हो, दोनों के लिए डिस्क्रीट मैथमेटिक्स का कंप्लीट कोर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं डिस्क्रीट मैथमेटिक्स के कंप्लीट कोर्स के फर्स्ट 12 सेशंस में प्रेडिकेट लॉजिक एंड प्रपोजिशनल लॉजिक को डिस्कस करूंगी जो आपके DA के पेपर में आता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूनिट के अंडर। तो CSIT एंड DA दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, जस्ट ये मैं आपको बताना चाहती हूँ। गुड आफ्टरनून एवरीवन एंड यस, गेट का रजिस्ट्रेशन कर दीजिए। 29 सितंबर लास्ट डेट है गेट के रजिस्ट्रेशन फॉर्म को फिलअप करने के लिए, अदरवाइज फिर लेट फी के साथ भी आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। मेक श्योर दैट कि रजिस्ट्रेशन के टाइम पे कोई भी एरर ना हो, नहीं तो फिर करेक्शन विंडो का वेट करना पड़ेगा और एक्स्ट्रा फी भी पे करनी पड़ सकती है। तो डिस्क्रीट मैथमेटिक्स के इस कंप्लीट कोर्स को हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ये डिस्कस करेंगे इसका सिलेबस क्या है, बेस्ट बुक क्या है, इसका वेटेज क्या है एंड व्हाट विल बी द स्ट्रेटजी with this course so that you will be able to answer every question from discrete in GATE exam. तो आपकी जो डिस्क्रीट मैथमेटिक्स कंप्लीट कोर्स है इसका वेटेज जो होता है, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स का वेटेज गेट एग्जाम में 7 से 8 मार्क्स का देखा गया है। ये ऊपर नीचे भी हो सकती है, जरूरी नहीं कि मैंने 7 से 8 बोल दिया तो 7 से 8 मार्क्स का ही पूछा जाएगा, ना कम ना ज्यादा। तो ये कम भी हो सकता है थोड़ा और थोड़ा ज्यादा भी हो सकता है, पर 10 से ज्यादा तो कभी भी नहीं होगा। इनफैक्ट 9 से ज्यादा भी कभी नहीं होगा और 5 से कम कभी नहीं होगा। मतलब कुल मिलाकर के ये सब्जेक्ट आपका काफी अच्छा खासा वेटेज कवर करता है आपके गेट एग्जाम के लिए। अगर आप डिस्क्रीट मैथमेटिक्स के बेस्ट बुक की बात करें तो वो है आपका केनेथ एच रोजन, जिसे डेफिनेटली आप सभी लोगों को फॉलो करना चाहिए, भले आप ये कोर्स देखें या ना देखें, बिकॉज इस सब्जेक्ट में, इस बुक में बहुत सारे प्रैक्टिस क्वेश्चन है जो गेट एग्जाम में डायरेक्ट पूछे गए हैं। इसलिए मेक श्योर दैट कि आप इस बुक को जरूर रेफर करें प्रैक्टिस के पर्पज से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। डिस्क्रीट मैथमेटिक्स के सिलेबस को डिस्कस करना भी इम्पोर्टेंट है। तो डिस्क्रीट मैथमेटिक्स के सिलेबस में क्या है, तो है प्रपोजिशनल लॉजिक, उसके बाद हम पढ़ेंगे प्रेडिकेट लॉजिक को, देन वी विल स्टडी सेट्स, देन रिलेशन, देन फंक्शन, then partial order,
lattices and Hayes diagram, then combinatorics, then graph theory, then ग्रुप थ्योरी। तो कुल मिलाकर के 9 टॉपिक्स आते हैं आपके डिस्क्रीट मैथमेटिक्स के गेट सिलेबस में, जिसमें पहले प्रपोजिशनल लॉजिक है, फिर प्रेडिकेट लॉजिक है, सेट्स, रिलेशन, फंक्शन है, पार्शियल ऑर्डर, लैटिसेस एंड हेज डायग्राम है, कॉम्बिनेटोरिक्स है, ग्राफ थ्योरी है, ग्रुप थ्योरी है। सबसे इंपॉर्टेंट अगर मैं कहूँ तो ग्राफ थ्योरी से आजकल बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ग्रुप थ्योरी भी इंपॉर्टेंट है, 1-2 मार्क्स से क्वेश्चन ग्रुप थ्योरी से भी डेफिनेटली पूछे जाते हैं। और सेट भी इंपॉर्टेंट है, प्रपोजिशनल लॉजिक भी इंपॉर्टेंट है, प्रेडिकेट लॉजिक भी इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट कुल मिलाकर के पूरा सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है। तो हमें तो भाई पूरे सब्जेक्ट की लर्निंग करनी है, पूरे सब्जेक्ट की स्टडी करनी है, तो कुछ इंपॉर्टेंट है, कुछ नहीं इंपॉर्टेंट है, ये भी देखने की जरूरत ही नहीं है। बट जस्ट फॉर द इंफॉर्मेशन मैंने आपको बताया कि ये ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इन टॉपिक से। तो सिलेबस डिस्कशन हो गया, वेटेज डिस्कशन हो गया है, और मैंने बुक भी बता दी आप लोगों को। आई होप आप सभी लोगों को यहाँ तक की क्लैरिटी मिल गई होगी। अब डिस्क्रीट मैथमेटिक्स का ये जो कंप्लीट कोर्स है आपको कैसे हेल्प करेगा डिस्क्रीट मैथमेटिक्स के सब्जेक्ट में अच्छी पकड़ बनाने में। गुड आफ्टरनून रोहित। तो सबसे पहली बात ये है कि डिस्क्रीट मैथमेटिक्स है एक ब्रांच मैथमेटिक्स का और कंप्यूटर साइंस का भी, जो लॉजिक के साथ डील करता है। तो डिस्क्रीट मैथमेटिक्स है तो मैथमेटिक्स, तो प्रैक्टिस तो भाई करनी पड़ेगी। मैथमेटिक्स इज ऑल अबाउट टू प्रैक्टिस। जितना प्रैक्टिस आप करोगे उतना ज़्यादा डिस्क्रीट मैथमेटिक्स आपका अच्छा और स्ट्रॉन्ग होता चलेगा। प्रैक्टिस कहाँ से करें मैम? तो प्रैक्टिस करने के लिए अनअकैडमी लर्निंग ऐप के प्रैक्टिस सेक्शन में जा करके 5600 प्लस प्रैक्टिस क्वेश्चन है, जहाँ पे डिस्क्रीट मैथमेटिक्स के 300-400 क्वेश्चन तो डेफिनेटली होंगे टॉपिक वाइज। तो वहाँ से आपको प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस तभी करना है किसी भी टॉपिक का जब वो टॉपिक हमारा क्लास में कंप्लीट हो जाए। तो जैसे कोई टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, आई विल इन्फॉर्म यू कि अब आप इस टॉपिक पे प्रैक्टिस कर सकते हो। देन यू स्टार्ट प्रैक्टिसिंग। प्रैक्टिस करने के लिए क्या कोई और सोर्स भी है? डेफिनेटली प्रैक्टिस करने के लिए गेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं। गेट के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, यूजीसी नेट एक और भी एग्जाम होता है आपका जो बिल्कुल गेट जैसा ही होता है, उसका लेवल भी गेट से टच करता है। तो यूजीसी नेट कंप्यूटर साइंस में भी डिस्क्रीट मैथमेटिक्स पूछा जाता है। तो अगर आप गेट, यूजीसी नेट, कंप्यूटर साइंस, इसरो, इन तीनों ही एग्जाम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्क्रीट मैथमेटिक्स के सॉल्व कर लेते हो तो आपका और भी ये मैथमेटिक्स पोर्शन अच्छे से हो जाएगा। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के थ्रू प्रैक्टिस कर सकते हैं, अनअकैडमी लर्निंग ऐप के प्रैक्टिस सेक्शन के थ्रू प्रैक्टिस कर सकते हैं, और जैसे ही कोई ये सब्जेक्ट कंप्लीट होने वाला होगा और 1-2 ही सेशन बचेंगे, तो फिर मैं आपको इसका सब्जेक्ट वाइज टेस्ट सीरीज लेने के लिए भी इन्फॉर्म कर दूंगी। क्यों? क्योंकि देखो, अगर कोर्स खत्म हो जाएगा तो अगर उस टेस्ट सीरीज से कोई डाउट होता है तो वो क्लियर नहीं हो पाएगा। इसीलिए मैं क्या करूंगी कि जब ये कोर्स बिल्कुल खत्म होने वाला होगा और 3-4 सेशन रह गए होंगे, तब आप इसका सब्जेक्ट वाइज टेस्ट सीरीज कम से कम 4-5 दे देना, और फिर आपके जो भी डाउट होंगे वो लास्ट के 3 to 4 क्लासेस में क्लियर हो जाएंगे। तो इस तरीके से ये कोर्स आपका कंप्लीट होगा। मेरे क्लासेस में आपको क्या क्या चीज़ें मिलेंगी, ये तो मैंने आपको प्रैक्टिस के लिए बताया। तो मेरे क्लासेस में आपको डेली लाइव क्लासेस दोपहर 12 बजे से लेकर के 1:30 बजे तक की होगी। इसमें कुल मिलाकर के आपके पास 44 सेशंस हैं, ठीक है। 44 सेशंस होंगे डिस्क्रीट मैथमेटिक्स के कंप्लीट कोर्स में, और हर एक सेशन 90 मिनट का है। तो इसका टोटल ड्यूरेशन होता है 66 आवर्स का। अब आप ये देख करके डर मत जाना कि 66 आवर्स का कोर्स, हमें और भी सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं, हमें इसी सब्जेक्ट पे थोड़ी ना फंसे रहना है। तो यार आप देखो ना, 9 टॉपिक्स भी तो हैं। 9 टॉपिक्स है, हर एक टॉपिक पे 7-7 घंटे तो लगेंगे, और 7 आवर्स इसलिए भी लगेंगे क्योंकि आपको हर एक टॉपिक पे मैं पूरा कंसेप्ट बताऊंगी, फिर जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो सारे सॉल्व करवाऊंगी लाइव, और फिर मैं आपको डाउट भी क्लियर करूंगी। तो टाइम तो लगेगा ना, और आप लोग तो नहीं चाहोगे ना कि मैं कोई भी टॉपिक हवा में पढ़ा दूं, ऐसे ऐसे ही पढ़ा दूं। आप तो यही चाहोगे कि यार पढ़ रहे हैं तो एक बार पढ़ रहे हैं तो अच्छे से पढ़ेंगे, राइट? तो वही वाला टेक्निक है। बट इसका मतलब ये भी नहीं है कि हाँ मैं जानबूझ के आपको एकदम लेंदी कर रही हूँ।
क्योंकि मेरी आदत शुरू से यही है कि जो भी पढ़ाना है टू द पॉइंट पढ़ाना है, पर पूरा पढ़ाना है और इस तरीके से पढ़ाना है कि चीज़ें क्लियर होती चले स्टूडेंट्स को। तो मैं कोशिश करूंगी कि मैं यहाँ पर चीज़ों को अच्छे से बताऊं, पूरा बताऊं और अच्छे मतलब कि ऐसा नहीं कि खींच रही हूँ लेक्चर्स को, तो वो वाला चीज़ आपको मेरे क्लासेस में नहीं दिखेगा। हो सकता है कि 60 घंटे में भी ये कोर्स कवर हो जाए, ठीक है। तो आई ट्राई माई बेस्ट कि मैं 60 घंटे में इस कोर्स को खत्म कर दूं। बट इन केस अगर लग रहा है कि नहीं यार डाउट्स तो बहुत सारे आ रहे हैं, तो हो सकता है कि 70 घंटे भी लग जाए। तो इसीलिए मैं आपको ये कह रही हूँ कि जरूरी नहीं कि मैंने 66 आवर्स बोला तो 66 आवर्स का ही ये कोर्स होगा। हो सकता है कि ये थोड़ा ज्यादा भी टाइम ले ले और हो सकता है कि ये कम टाइम ले ले। तो ये टोटली डिपेंड्स ऑन योर डाउट्स। अगर एक स्टूडेंट के बहुत सारे डाउट्स आ रहे हैं और अगर बहुत सारे स्टूडेंट्स के बहुत सारे डाउट्स आ रहे हैं, तो आई हैव टू एक्सटेंड द कोर्स, राइट। हाँ, तो लेंथी सब्जेक्ट और बहुत सारे टॉपिक्स भी हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि थोड़ा सा टाइम तो लगेगा। और आपके सभी को और अभी भी करेंटली भी कर रहा हूँ। ओके, थैंक यू सो मच आदित्य। मैम कॉम्बिनेटोरिक्स में प्रॉब्लम आती है अब। ओके, कॉम्बिनेटोरिक्स में प्रॉब्लम आती है तो ऑब्वियसली इसलिए तो मैंने यहाँ पे थोड़ा ड्यूरेशन ज्यादा कर दिया है। आप मेरे पहले के कोर्सेज का ड्यूरेशन चेक करोगे तो यू विल बी शॉक्ड कि मैम 30 घंटे में कोई कैसे कंप्लीट कर सकता है डिजिटल लॉजिक, या फिर 40 या 45 घंटे में डिस्क्रीट मैथमेटिक्स कोई कैसे कंप्लीट कर लेता है। तो देखिए पहले के जो मेरे कोर्सेज रहते थे उसमें मैं प्रैक्टिस थोड़ा कम करवाती थी, टू बी वेरी ऑनेस्ट, क्योंकि वहां पर प्रैक्टिस क्वेश्चन में थोड़ा कम करवाती थी और इस वजह से वो थोड़े कम ड्यूरेशन के रहते थे। बट वो भी बेस्ट है, ऐसा नहीं है, क्योंकि उसमें मैंने पूरा सिलेबस कवर करवाया, उसमें मैंने सबके डाउट्स कवर किए और लगभग सारे पीवाईक्यू भी कवर किए, बट सारे सारे बिल्कुल नहीं किए। इस कोर्स में प्रैक्टिस ज्यादा होगी और इसलिए नंबर ऑफ आवर्स भी ज्यादा है। तो इसीलिए अगर किसी स्टूडेंट ने मेरा पहले डिस्क्रीट मैथमेटिक्स का कोर्स देखा है एंड दे आर डिपेंडेंट ऑन इट, प्लीज डोंट, बिकॉज ये कोर्स बिल्कुल अपडेटेड कंटेंट के साथ आया है और इस कोर्स में आपकी ज्यादा प्रैक्टिस होगी और ज्यादा कॉन्सेप्ट भी अच्छे से क्लियर होंगे, ठीक है। तो कोई भी टॉपिक है बेफिक्र होकर के, अगर आपको कोई भी टॉपिक में डाउट आता है बेफिक्र होकर के आपको पूछना है। दूसरी बात ये है कि डाउट क्लियरिंग सेशन में प्लीज आप सभी लोग अपने डाउट्स लेकर के आएंगे। एवरी 4th सेशन डाउट क्लियरिंग सेशन होगा, मतलब 1 वीक ट्वाइस, 1 वीक में ट्वाइस डाउट सेशंस होते हैं। तो आप लोग को क्या करना है कि जो भी प्रीवियस 3 क्लासेस, जैसे 3 क्लासेस हुई तो चौथी क्लास डाउट क्लास है, तो जो 3 क्लासेस में आपको कोई भी टॉपिक पे कोई डाउट आ रहा है या फिर उन 3 क्लासेस के टॉपिक पे आपने प्रैक्टिस की, आपने पीवाईक्यू सॉल्व किए, उनमें कोई भी डाउट आ रहा है तो इट्स योर ड्यूटी कि आपको 4th सेशन में वो डाउट लेकर के आना है। अगर आप करेक्ट टाइम पे कोई भी चीज लेकर के आओगे तो वो बिल्कुल सॉल्व की जाएंगी। अब आप बोलोगे मैडम डाउट क्लियरिंग सेशन में आ नहीं पाए, आज आप डाउट क्लियर कर दो, तो वो नहीं हो पाएगा, सॉरी स्टूडेंट्स, बिकॉज हर एक चीज का एक टाइम होता है। ऑब्वियस सी बात है, अगर गेट के एग्जाम का डेट है 3rd फरवरी और आप 3rd फरवरी में नहीं आ पाए, तो क्या आपको गेट अथॉरिटी अलाउ करेगी कि 4th फरवरी को आकर के आप गेट एग्जाम दे दें? नहीं करेगी ना। तो टाइम की वैल्यू देना सीखना है आप लोगों को, और इसीलिए मैं पहले ही बता रही हूँ कि डाउट क्लियरिंग सेशन से पहले आपके डाउट्स आपके पास होने चाहिए, ताकि डाउट सेशन में आकर के आप लाइव अपने डाउट्स को क्लियर कर सके। मैम कंपाइलर डिजाइन में एक डाउट था जो मैंने आपको, ठीक है, तो मैं आपके डाउट को क्लियर कर दूंगी और आगे बढ़ते हैं फिर, ठीक है। तो यस, आई थिंक सभी को क्लैरिटी हो गई है। किसी को कोई डाउट है तो प्लीज पूछ लो। देखिए गेट एग्जाम की प्रिपरेशन 5 चीजों से बनती है। एक तो होता है बेसिक कॉन्सेप्ट, और सबसे पहले बेसिक कॉन्सेप्ट का क्लियर होना जरूरी है। बहुत सारे स्टूडेंट्स को एक गलतफहमी है कि हम इतना बेसिक बेसिक क्यों पढ़ा रहे हो, इतना बेसिक थोड़ी ना गेट एग्जाम में आता है। अरे यार इतना बेसिक ही आता है, गलतफहमी आप लोगों को, बिल्कुल बेसिक लेवल से ही क्वेश्चंस गेट एग्जाम में पूछे जाते हैं। जब आपका बेसिक ही क्लियर नहीं होगा तो आप एडवांस तक कैसे जाओगे? तो बेसिक कॉन्सेप्ट को कवर करना बहुत जरूरी है, और उसके बाद आपको यहाँ पर बेसिक कंसेप्ट को क्लियर करने के बाद पूरा सिलेबस कवर करना है। देन उसके बाद आपको गेट के कम से कम यार गेट के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो सॉल्व कर लेना है।
डेली आपको शॉर्ट नोट्स मेंटेन करना है और आपको वो नोट्स डेली रिवाइज करना है 1 सप्ताह तक, फिर वीकली रिवाइज करना है 1 मंथ तक, और फिर मंथली रिवाइज करना है टिल योर गेट एग्जाम। दिस इज द ओनली स्ट्रेटेजी थ्रू विच यू कैन रिटेन वट एवर यू हैव लर्न। ओके, एंड देन आपको देना है मॉक टेस्ट फॉर एवरी सब्जेक्ट। 5 से 6 मॉक टेस्ट तो दो। ये 5 चीजें बहुत जरूरी है गेट एग्जाम की प्रिपरेशन करने के लिए कि आपका बेसिक कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, जिसको क्लियर करने के लिए डेफिनेटली मैं आपको हेल्प करूंगी। आपका कोई भी डाउट होगा आई विल क्लियर। देखो कॉन्सेप्ट का जो डाउट है ना एवरी डे क्लियर होगा, बट अगर कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन पे डाउट है तो वो डाउट क्लियरिंग सेशन में क्लियर होगा। सिलेबस इस कोर्स के थ्रू मैं कवर करवा रही हूँ। गेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगभग सारे मैं इस कोर्स में कवर करवाऊंगी और डेली शॉर्ट नोट्स में आपके मेंटेन करवाऊंगी। जो भी मैंने आज पढ़ाया उस टॉपिक्स में अगर मुझे कोई लग रहा है कि यार उस टॉपिक में ये चीज़ आपको अपने नोट्स में लिखनी चाहिए और आपको गेट एग्जाम तक उसको याद रखना चाहिए, तो वो चीज़ मैं आपको पॉइंट आउट कर दूंगी। आपको डेली शॉर्ट नोट्स अपने लिख करके बनाने हैं, लिख करके बनाने हैं, स्क्रीनशॉट नहीं लेना है। जब तक लिखोगे नहीं तब तक याद नहीं होगा, और जब तक याद नहीं होगा तब तक गेट एग्जाम में कुछ नहीं हो पाएगा। ठीक है, इसलिए डेली शॉर्ट नोट्स मेंटेन करना है। स्क्रीनशॉट तो आप ले ही नहीं सकते हो वैसे भी, राइट। मॉक टेस्ट, मॉक टेस्ट आपको देना ही है, कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है इसका। अगर आप मॉक टेस्ट नहीं देते हो तो फिर तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। जब तक मॉक टेस्ट नहीं तब तक पता ही नहीं चलेगा कि गेट एग्जाम होता कैसे है, क्या वो फीलिंग होती है। तो गेट एग्जाम की फीलिंग लेने के लिए यार मॉक टेस्ट तो लेना बहुत जरूरी है। और जितना ज्यादा आप मॉक टेस्ट दोगे ना उतना ज्यादा बेटर है। जितनी ज्यादा टेस्ट सीरीज खरीद सकते हो और प्रैक्टिस कर सकते हो उतना ज्यादा टेस्ट सीरीज खरीदो और प्रैक्टिस करो। अब वो आप पे डिपेंड करता है कि आपको कौन से प्लेटफॉर्म की टेस्ट सीरीज परचेस करनी है और कौन सी प्रैक्टिस करनी है। पर मैंने जस्ट एक आइडिया आपके साथ शेयर किया है कि जितनी ज्यादा आप टेस्ट सीरीज खरीदोगे और प्रैक्टिस करोगे उतना कम रिग्रेट होगा गेट एग्जाम के दिन। जो शाम का दिन होता है ना, जैसे गेट एग्जाम के आए और शाम का टाइम होता है, लौट करके बच्चों का फोन यही आता है उस गेट एग्जाम के दिन जो शाम होती है, उसमें स्टूडेंट यही फोन करके बोलते हैं कि मैम प्रैक्टिस की कमी थी। सब यही बोलते हैं मैम सिली मिस्टेक बहुत हो गया, मैम प्रैक्टिस की कमी थी, अगले साल और प्रैक्टिस करूंगा, अगले साल और प्रैक्टिस करूंगा। मैं ये नहीं सुनना चाहती आप लोगों को, इसीलिए मैं बार बार आपको ये बोल रही हूँ कि जितना ज्यादा टेस्ट सीरीज दोगे उतना ज्यादा आपको कम रिग्रेट होगा गेट एग्जाम के दिन वाली शाम को। सो व्हेन विल मॉक टेस्ट कंडक्टेड मैम? देखिए अनअकैडमी की मैं बात करूं तो अनअकैडमी का विराट टेस्ट सीरीज आपका चल रहा है और अनअकैडमी पे 450 से भी ज्यादा टेस्ट सीरीज है जो ऑलरेडी हैं बने बनाए। तो आपको किसी भी टेस्ट सीरीज का वेट करने की जरूरत नहीं है कि नया वाला टेस्ट सीरीज आएगा तभी देंगे। क्यों भाई, पुराने वाले टेस्ट सीरीज भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट है, तो उनको दो ना। 450 से ज्यादा टेस्ट सीरीज ऑलरेडी अवेलेबल है अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे और आप लोग तो उसको डेफिनेटली इनरोल कर सकते हो बिकॉज आप लोग ऑलरेडी प्लस एंड आइकॉनिक सब्सक्राइबर हो। एंड अनअकैडमी का टेस्ट सीरीज कंप्लीट कर लो, उसके बाद मेड इजी का ले लो, गो क्लासेस का ले लो। बहुत सारे प्लेटफॉर्म के टेस्ट सीरीज बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं कि बीइंग एन अनअकैडमी एजुकेटर मैं अनअकैडमी बोलूंगी। No doubt Unacademy test series is best, but if you can enroll to multiple test series from various platforms, then it will be definitely good for you. तो जो स्टूडेंट्स के लिए गुड है वो मैं बता रही हूँ, समझ रहे हो। बाकी वो आप पे है कि अगर आप अफोर्ड कर सकते हो मल्टीपल टेस्ट सीरीज को तो डेफिनेटली गो फॉर इट बिकॉज ये वन टाइम इन्वेस्टमेंट होगा एंड आई डोंट वांट यू टू बी रिग्रेट ऑन द डे ऑफ योर एग्जाम। सो दैट्स ऑल। तो ज्ञान की बातें तो हो गई, लेक्चर्स मैंने दे दिए हैं। अब हम एक्चुअल ज्ञान की बातें करते हैं जिससे कि कुछ ना कुछ आपका डेफिनेटली इम्पोर्टेंट तो आज के सेशन में भी है ही। आज इंट्रोडक्शन सेशन है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ये सोच करके नहीं आते इंट्रोडक्शन सेशन में कि मैम इंट्रोडक्शन में क्या ही डिस्क्रीट मैथमेटिक्स क्या होता है, क्यों ज़रूरी है, क्या एप्लीकेशन है, ये सब पढ़ाई होती है ना। नहीं, ये भी इम्पोर्टेंट है यार। किसी भी चीज़ को अगर आप स्टार्ट करते हो ना तो उसकी स्टार्टिंग में आपको उसका क्यों क्या नहीं पता होगा तो फिर आगे चल करके आप सोचोगे यार क्यों पढ़ रहे हैं फिर ये। तो इसीलिए शुरू की क्लासेस को अटेंड करना भी ज़रूरी होता है। अगर किसी का कोई डाउट नहीं है और अगर आप लोग रेडी हैं तो फिर मैं स्टार्ट कर सकती हूँ अपने इस सब्जेक्ट को। एनी डाउट बिफोर वी स्टार्ट दिस एक्चुअल क्लास?
बिकॉज अब तक तो मैंने सिर्फ स्ट्रेटेजी आपको बताई कि क्या स्ट्रेटेजी रहेगी हमारे कोर्स की। सो रोहित, बोडू, कार्तिकेय का कोई डाउट नहीं है। Ma'am, if we did join recently, can we access previous test series too? Yes, Abhiram, you can. मैम इसके बाद OS पढ़ाएंगे यार। सोमनाथ, इसके बाद हम स्टार्ट करने वाले एल्गोरिदम और कोआ। तो नेक्स्ट मंथ मेरा एल्गोरिदम सब्जेक्ट आएगा क्योंकि रिसेंटली मैंने प्रोग्रामिंग एंड डेटा स्ट्रक्चर कंप्लीट किया है, तो फिर उसके बाद एल्गोरिदम करवाना है और फिर कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर, एंड देन यू कैन एक्सपेक्ट ऑपरेटिंग सिस्टम इन द मंथ ऑफ नवंबर। तो नवंबर मंथ में मैं ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ाऊंगी। यस, you can start your preparation with discrete mathematics. There is no prerequisite needed before discrete, Karthik. So definitely there is no problem, you can start your preparation with discrete subject। and any more doubt? रोहित, बोर्डो और कार्तिक का डाउट जो आया है वो मैंने क्लियर कर दिया है, बाकी स्टूडेंट को कोई डाउट नहीं है। तो shall we start the class? क्लास के लिए रेडी हैं आप लोग? आर यू रेडी फॉर द क्लास और नॉट? तो जल्दी से रेडी है तो यस 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 लिख दें। और उन स्टूडेंट को पहले से ही मुझे ये बोलना है कि अगर आप ऐसे स्टूडेंट बनने वाले हैं तो आपका भविष्य में कुछ नहीं होगा। मैं आपको, बेटर है, कड़वा लगेगा, बुरा लगेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कड़वा लगे, बुरा लगे, अच्छा लगे, जो लगे लगे, बट मैं आपको पहले ही बता दूं कि अगर आप इस टाइप के स्टूडेंट होने वाले हो इस कोर्स में तो आपका कुछ भी नहीं हो सकता। अब मैं किस टाइप के स्टूडेंट की बात कर रही हूँ आप मुझे बता देना, कमेंट करके आप ही मुझे बता दीजिए कि आप लोग के अकॉर्डिंग किस टाइप के स्टूडेंट का भला कभी नहीं हो सकता है, ये मुझे बता दो। अगर आप लोगों को पहले से ये बात पता है तो फिर तो मुझे बोलने की जरूरत ही नहीं इस कड़वे सच को। बट अगर आपको ये कड़वा सच नहीं पता है तो फिर मुझे ये काम करना ही पड़ेगा। तो बताइए, किस टाइप के स्टूडेंट का कभी भला नहीं होगा? स्टूडेंट का इस कोर्स में कभी भला नहीं होगा। आदित्य बोल रहे हैं जो लाइव लेक्चर में रेगुलरली नहीं आ सकता, ठीक है। और बाकी स्टूडेंट्स को लगता है इस कड़वे सच के बारे में नहीं पता, और आदित्य ने तो बता दिया जो उनको लगता है, फिर मैं बताऊंगी कि एक्चुअली जो कड़वा सच है वो क्या है। तो बच्चू, बोधू, सोनल, अभिराम, आस्था, रोहित, सोमनाथ, आदित्य, सबा, सागर, चंदेगेरा, निखिल, ये सब तो रेडी हैं, पर रेडी होने से पहले इस कड़वे सच को थोड़ा सा मैं बोलना चाहूंगी, बताना चाहूंगी। मुझे पता है फिर भी लोग ऐसे ही हैं, ये लोग तो ऐसे ही निकलेंगे, ठीक है। तो उसके बारे में हम कुछ कर नहीं सकते हैं, बट कह जरूर सकते हैं कि भाई आपका भविष्य कैसा रहने वाला है वो मैं आपको बता देती हूँ। देखो, अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हो जो डेफिनेटली कुछ ना कुछ तो होंगे इसमें से, वो तो 100% सच है कि अब पहले क्लास में बहुत जोश में आते हो कि अरे पहली क्लास है, पहली क्लास है, पहली क्लास है, इस बार तो डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में पूरा मार्क्स सिक्योर कर लेंगे। और उसके बाद सेकेंड लाइव क्लास में आते हो, थर्ड में गुम हो जाते हो, फोर्थ में पता ही नहीं चलता है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। मतलब कि पहले क्लासेस में आ रहे हो और उसके बाद बाकी क्लासेस में आपका कुछ आता ही पता नहीं है। अगर आप ऐसे हो ना तो फिर तो आपका भविष्य में कुछ भी नहीं हो सकता, कुछ भी नहीं। ये लिख करके रख लो। अगर आप ऐसे स्टूडेंट हो जो पहली क्लास में आते हो और बाकी क्लासेस में नहीं आते हो, कुछ नहीं हो सकता। आपने इस कोर्स में किया, बाकी कोर्सेज में भी ऐसे ही करते हो। अगर आप आधी क्लासेस में आते हो, आधी क्लासेस में नहीं आते हो, कुछ नहीं हो सकता आपका भविष्य। पढ़ना है तो पूरा पढ़ो, नहीं तो पहली क्लासेस में भी मत आओ। सिंपल है। अगर आप ये काम करने वाले हो ना, सोच लेना, मेरी ये बात याद रख लेना। अब ये मैं नहीं कह रही हूँ कि मेरे कोर्सेज को जो लाइव नहीं देखेगा उसका तो भविष्य भाई खराब हो गया, मैम ने क्या बात कर दी। मैं क्या बोल रही हूँ, जो जनरली ये करते हैं हर एक एजुकेटर के कोर्सेज में या हर एक प्लेटफॉर्म के कोर्सेज में, कि पहली क्लासेस में आए और बाकी क्लासेस में तो कुछ आता ही पता नहीं है भाई साहब का, राइट। तो भाई साहब नहीं, वो बहन जी भी हो सकती हैं।
तो ऐसा नहीं कि लड़कों को ही मैं बोल रही हूँ, लड़कियां भी ऐसी होती हैं। ऐसे नहीं कि गर्ल्स बहुत अच्छी होती है पढ़ने में या बहुत ज्यादा अच्छी, वो डिपेंड करता है यार, सब पे डिपेंड करता है। बॉयज भी अच्छे हो सकते हैं पढ़ने में, तो गर्ल्स भी अच्छी हो सकती है पढ़ने में, ठीक है। बट कभी कभी वाली बात तो बहुत वो रेयर हो गया आदित्य, कभी कभी तो लेक्चर किसी से भी मिस हो सकता है, या कभी कभी मेरे से क्लासेस मिस नहीं होती है, पर्सनल इमरजेंसी तो कभी भी आ सकती है ना। बट मैं उन स्टूडेंट्स को बोल रही हूँ जो पहली क्लास में आते हैं फिर गायब हो जाते हैं, फिर आते हैं पहली क्लास में, फिर 10वीं क्लास में आते हैं, फिर 10वीं के बाद 20वीं लाइव क्लास में आते हैं। मतलब यार क्यों आ रहे हो, बताओ ना, इतना भी कष्ट क्यों कर रहे हो, वो मेरे कहने का मतलब है। और कभी कभी अगर 2-3 लेक्चर मिस हो गए, बट यू आर लाइक कि हाँ मैं इसको रिकॉर्डेड खत्म कर लेता हूँ फिर लाइव ज्वाइन करता हूँ, तो वो बेटर है। देखो मैं ये नहीं कह रही कि आपने 1-2 क्लासेस मिस कर दिया, 2-3 चलेगा, 2-3 चलेगा, ठीक है, 4-5 भी चलेगा। बट अगर आप उस लाइव क्लास में आ रहे हो उन प्रीवियस रिकॉर्डेड लेक्चर्स को कंप्लीट करके जो आपने मिस किया था, तो वो भी बहुत बड़ी बात है। बट इफ यू आर सेइंग कि नो मैंने पहली क्लास देखी थी फिर मेरी तो कंसिस्टेंसी में, तो गए काम से भाई। कंसिस्टेंसी मेंटेन करने का अभी टाइम नहीं है, अभी टाइम है प्रिपरेशन करने का, क्योंकि बहुत कम टाइम है आप लोगों के पास। शायद आप लोगों को काउंटडाउन में बता दूं, नहीं याद होगा शायद आप लोगों को, 4 महीने ही रह गए आपकी गेट एग्जाम के लिए। तो अभी कंसिस्टेंसी मेंटेन करने मत बैठना, क्योंकि अगर ये आपकी हालत है तो फिर तो गया गेट 2024 आपके हाथ से, ठीक है। तो ये मैं बता देती हूँ पहले ही आप लोगों को। अब बुरा लगे अच्छा लगे यार, मुझे क्या करना है, मेरा काम है भी स्टूडेंट को बताना सही चीज सही टाइम पे। समझ में आ जाती है तो अच्छी बात है, नहीं समझ में आती है तो फिर तो भगवान ही आपको देखे। मैम आई एम प्रेजेंट बीटेक सेकेंड ईयर, सो आई एम एबल टू वॉच रिकॉर्डेड क्लासेस डेली। अब देखो रिकॉर्डेड आप देखो लाइव देखो, उससे मैं कुछ नहीं कह सकती, बिकॉज बोडू सेकेंड ईयर हो, थर्ड ईयर हो, फोर्थ ईयर हो, सिर्फ आप ही अकेले सेकेंड ईयर में नहीं हो। ओके बोडू, यू आर नॉट ओनली द वन स्टूडेंट हु इज इन सेकेंड ईयर। यहाँ पे जितने भी स्टूडेंट्स हैं लगभग कोई सेकेंड ईयर में, कोई थर्ड ईयर में, कोई इवन फोर्थ ईयर में, और कोई जॉब के साथ साथ भी इवन गेट की प्रिपेयर कर रहा है। दे कैन मैनेज टाइम, व्हाई यू कैन नॉट, व्हाई यू कैन नॉट। रिकॉर्डेड क्लासेस में कभी भी स्टूडेंट्स को सजेस्ट नहीं करूंगी, बट फिर भी आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है तो उसमें मैं कुछ कह भी नहीं सकती, ठीक है। तो इट्स अप टू यू, ठीक है, हम कुछ नहीं कह सकते इसके बारे में, मैं जस्ट आपको बता सकती हूँ, फॉलो तो आप ही को करना है। अब स्टार्ट करते हैं डिस्क्रीट मैथमेटिक्स के इस कंप्लीट कोर्स को। डिस्क्रीट मैथमेटिक्स क्या होता है? तो ऑब्वियसली डिस्क्रीट मैथमेटिक्स इज द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स डीलिंग विद ऑब्जेक्ट्स दैट कैन अज्यूम ओनली डिफरेंट वैल्यूज, डिस्टिंक्ट डिफरेंट सेपरेटेड वैल्यू। तो डिस्क्रीट का मतलब होता है एक ऐसी मैथमेटिक्स जो डिफरेंट वैल्यू के साथ डील करती है, और इसका उल्टा होता है कॉन्टिन्यूअस मैथमेटिक्स, जो अगेन एक ब्रांच होती है मैथमेटिक्स की जो डील करती है उन ऑब्जेक्ट्स के साथ जिसकी कॉन्टिन्यूअस वैल्यू होती है। कॉन्टिन्यूअस वैल्यू जैसे कि रियल नंबर 0, 0.01, 0.001, मतलब हर एक पॉइंट की वैल्यू को कंसीडर करना रियल नंबर होता है, और वो इसीलिए कॉन्टिन्यूअस होता है बिकॉज वो हर एक पॉइंट को कंसीडर करता है। और जो नेचुरल नंबर्स होती है वो डिस्क्रीट होती है, क्योंकि वो पॉइंट नहीं, वो एग्जैक्ट वैल्यू पे फोकस करती है, जैसे 1, 2, 3। तो ये कि डिफरेंट वैल्यूज है, और इन्हीं डिफरेंट वैल्यूज के साथ डील करता है आपका डिस्क्रीट मैथमेटिक्स। इज दैट क्लियर एवरीवन कि डिस्क्रीट मैथमेटिक्स क्या होता है और कॉन्टिन्यूअस मैथमेटिक्स क्या होता है? डिस्क्रीट मैथमेटिक्स जो डिस्क्रीट वैल्यू के साथ डील करे, कॉन्टिन्यूअस मैथमेटिक्स जो कॉन्टिन्यूअस वैल्यू के साथ डील करे। discrete value for example natural number, and continuous values for example real number। तो नेचुरल नंबर्स डिस्क्रीट होते हैं, रियल नंबर कॉन्टिन्यूअस होता है। जैसे कि ये आपका है डिस्क्रीट वैल्यू जिसमें कि 1 है, ये 2 है, ये 3 को बता रहा है, ये 4 को बता रहा है, ये 5 को बता रहा है, ये 6 को बता रहा है, एंड दिस इज कॉन्टिन्यूअस वैल्यू जहाँ पे 1 ले रहे हैं, 1.1, 1.2, 1.3 सारी पॉइंट वाली वैल्यू ले रहे हो, तो इट विल मेक अ स्ट्रेट लाइन। So this is continuous and this is discrete।
डिस्क्रीट मैथमेटिक्स हम क्यों पढ़ते हैं? बिकॉज ऑब्वियसली ये डेवलप करता है मैथमेटिकल थिंकिंग को, इम्प्रूव करता है प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी को और प्ले करता है बिग रोल इन बिग डेटा। तो बिग डेटा में क्या होता है, बहुत सारे डेटा होती हैं, पर उन डेटा को वैल्यूएबल और मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करना होता है, तो वो आपका बिग डेटा होता है। और बिग डेटा में ये काम करने के लिए हमें डिस्क्रीट मैथमेटिक्स हेल्प करता है कि हम मैसिव अमाउंट ऑफ डेटा को मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट कर लें, तो ये डिस्क्रीट मैथमेटिक्स हमें हेल्प करता है। सिलेबस ये है आपका, जो मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ, प्रपोजिशनल एंड प्रेडिकेट लॉजिक, जिसको फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक भी कहते हैं, प्रेडिकेट लॉजिक को, सेट थ्योरी, रिलेशन, फंक्शन, पार्शियल ऑर्डर एंड लैटिसेस एंड हेज डायग्राम भी इसी में, कॉम्बिनेटोरिक्स, ग्राफ थ्योरी, ग्रुप थ्योरी। ठीक है, सबसे पहले इस कोर्स में हम डिस्कस करेंगे प्रपोजिशनल एंड फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक, जो आपके डेटा साइंस एंड एआई के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर भी आता है। तो ये सिलेबस है प्रपोजिशनल लॉजिक का, जैसे प्रपोजिशनल लॉजिक, प्रपोजिशनल इक्विवेलेंसेस, प्रेडिकेट्स एंड क्वांटिफायर्स, रूल्स ऑफ इन्फरेंस, इंट्रोडक्शन टू प्रूफ्स वैसे आता नहीं है आपका। तो ये दोनों जो है वो एक्चुअली प्रपोजिशनल लॉजिक में कवर करवाई जाती हैं, बट अकॉर्डिंग टू योर गेट एग्जाम सिलेबस ये दोनों टॉपिक नहीं आपको पढ़ना है, आप प्रेडिकेट्स एंड क्वांटिफायर्स आपको पढ़ना है। तो स्टार्ट करते हैं हम प्रपोजिशनल लॉजिक के टॉपिक को। आर यू रेडी एवरीवन? अगर आप डिस्क्रीट मैथमेटिक्स सब्जेक्ट को समझ गए हैं तो क्या हम प्रपोजिशनल लॉजिक टॉपिक इसमें स्टार्ट कर सकते हैं? सो निखिल, बोडू, रोहित, सागर, आस्था, निखिल, आदित्य, अभिराम, जयरंजन, कार्तिकेय, चंदेगिरा, सबा, सोमनाथ, बच्चू, केएम एंड आपका नाम बच्चू है, मतलब ठीक है अगर है, अच्छा नाम सौरभ। ठीक है, तो सभी लोग यहाँ पे रेडी हैं, चलिए स्टार्ट करते। देखिए आप रिकॉर्डेड देखिए, लाइव देखिए, कोई भी चीज करें बस कनेक्टेड रहें। व्हाट इज द रियल मीनिंग, जो मैंने अभी आपको बोला वो यही है कि आप एजुकेटर से कनेक्टेड रहें, तभी तो वो आपके डाउट को क्लियर कर पाएंगे। तो ठीक है बोडू, अगर आप सारे डाउट सेशन में आओगे और बाकी क्लासेस रिकॉर्डेड देखोगे वो भी चलेगा, नो प्रॉब्लम इन इट। बस मेक श्योर दैट कि जो भी चीजें आप पढ़ रहे हो वो आपको क्लियर होती चले, और पढ़ना इज जरूरी यार। रिकॉर्डेड देखो, लाइव देखो, वो टोटली आप पे है। रूल्स ऑफ लॉजिक को स्टार्ट करते हैं कि सबसे पहले प्रपोजिशनल लॉजिक में लॉजिक क्या होता है, उस लॉजिक को लगाने के रूल्स क्या होते हैं। देखो लॉजिक जो होती है वो बहुत सारे लोग लगाते हैं, बट कुछ लॉजिक जो होती है वो मीनिंगफुल होती है, जिसको हम लॉजिकल कहते हैं, और कुछ लॉजिक जो होती है वो मीनिंगलेस होती है, जिसको हम इलॉजिकल कहते हैं। कभी कभी बोलते नहीं क्या इलॉजिकल आपने लगाया है, ये थोड़ी ना लॉजिक को क्रिएट करता है। दिस इज सो इलॉजिकल। होता है ना जब किसी भी दो पर्सन के बीच में डिस्क्रिमिनेशन का किया जाता है तो इलॉजिकल हो गया। बड़े भाई को डांटा बल्कि गलती छोटे भाई की थी, तो ये क्या इलॉजिकल है, इसका कोई लॉजिक बनता है क्या? अरे गलती तो इसकी थी, आपने मुझे क्यों डांटा, वैसे करके। तो लॉजिक के भी कुछ रूल्स होते हैं कि अगर बड़े भाई की गलती है तो बड़े भाई को डांट पड़ रही है, तो अगर छोटे भाई की गलती है तो छोटे भाई को डांट पड़े, छोटे भाई की जगह बड़े भाई को नहीं। तो दैट इज कॉल्ड रूल्स ऑफ लॉजिक, कि लॉजिक लगाने के भी कुछ रूल्स होते हैं, अदरवाइज वो इलॉजिकल ना बन जाए। तो प्रपोजिशनल लॉजिक में जब तक लॉजिक करेक्ट नहीं होगा तब तक आप कोई भी लॉजिक नहीं लगा सकते हो। तो व्हाट इज रूल्स ऑफ लॉजिक? तो रूल्स ऑफ लॉजिक क्या होता है बेसिकली, वो किसी भी मैथमेटिकल स्टेटमेंट के मीनिंग को बताता है। इट स्पेसिफाइज द मीनिंग ऑफ मैथमेटिकल स्टेटमेंट। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट है, देयर एग्जिस्ट एन इंटीजर दैट इज नेगेटिव। अब इसको आप मैथमेटिकली लॉजिकल फॉर्म में कैसे लिखोगे कि फॉर एवरी इंटीजर n इज लेस देन 0 एंड इफ अ नंबर इज लेस देन 0 देन इट इज नथिंग बट नेगेटिव नंबर।
है ना। तो हमने क्या किया, इस मैथमेटिकल स्टेटमेंट की मीनिंग को स्पेसिफाई किया विद अ लॉजिक, वेयर हमने सारे इंटीजर को n बोला, और अगर n इंटीजर है देन इट शुड बी लेस देन 0। सिंपल है। अगर वही पॉजिटिव होता तो n ग्रेटर देन 0 होता, अगर वही आपका होता कंपोजिट नंबर तो n की मल्टीपल 2 से ज्यादा होने चाहिए, ऐसा करके मतलब। तो हमने रूल्स ऑफ लॉजिक तो पढ़ लिया जो किसी भी मैथमेटिकल स्टेटमेंट की मीनिंग को स्पेसिफाई करता है। एप्लीकेशंस ऑफ लॉजिक क्या होती है, तो हम ये लॉजिक जो लगाते हैं उसको कहाँ रियल लाइफ में यूज किया जाता है, मशीन्स में। कोई भी मशीन किसी लॉजिक पे ही काम करती है, अगर लॉजिक नहीं होगा तो मशीन भी वर्क नहीं करेगी। किसी भी सिस्टम की स्पेसिफिकेशन को बताने के लिए कि सिस्टम कितना इसका स्पीड है, इस सिस्टम का सीपीयू कितना है, ऐसा ऐसा करके मतलब बहुत सारे सिस्टम के बारे में चीजें होती हैं। तो उसका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो लॉजिक के बिना काम ही नहीं कर सकता। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होता है, वो क्रिएट करता है इंटेलिजेंट मशीन्स दैट कैन थिंक लाइक ह्यूमन, दैट कैन क्रिएट लॉजिक लाइक ह्यूमन। तो यहाँ तो लॉजिक के बिना कोई काम ही नहीं होगा, इंटेलिजेंस लॉजिक से ही आती है। इसीलिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में प्रपोजिशनल लॉजिक पढ़ा जाता है। कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, प्रोग्रामिंग के बिना लॉजिक के कोई भी प्रोग्राम आज तक रन हुआ है? ऑब्वियसली। और प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जितनी भी होती हैं उन सभी में लॉजिक का यूज हम करते हैं, सी, सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन, पीएचपी, जो भी है। ओके, अब हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे प्रपोजिशनल लॉजिक में प्रपोजिशन का मतलब क्या होता है। लॉजिक का मतलब तो समझ लिया है, व्हाट इज प्रपोजिशन। यहाँ पे प्रीपोजिशन की बात नहीं हो रही है जो हम इंग्लिश ग्रामर में यूज करते हैं, यहाँ पे हम प्रोपोजिशन की बात कर रहे हैं, जो किसी भी लॉजिक को बनाने का बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक होता है। सो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लॉजिक इज नोन एज प्रपोजिशन। और प्रपोजिशन अ डिक्लेरेटिव सेंटेंस that declares a fact that is either true or both or false but not both। प्रपोजिशन एक डिक्लेरेटिव सेंटेंस होता है जो या तो ट्रू हो सकता है या तो फॉल्स हो सकता है, पर ट्रू फॉल्स एक साथ नहीं हो सकता। ओके, उसे हम प्रपोजिशन कहते हैं। प्रपोजिशनल वेरिएबल किसे कहते हैं, तो जो भी प्रपोजिशन में हम वेरिएबल का यूज करते हैं उसे प्रपोजिशनल वेरिएबल कहते हैं। प्रपोजिशन का दूसरा नाम होता है स्टेटमेंट या सेंटेंस। तो इसीलिए हम प्रपोजिशनल वेरिएबल को स्टेटमेंट वेरिएबल या सेंटेंस वेरिएबल भी कहते हैं, जिसे डिनोट किया जाता है कन्वेंशनल लेटर से, दैट इज स्मॉल p q r s, ऐसा करके। नाउ दिस इज द टॉपिक, प्रपोजिशनल लॉजिक। अब क्या होता है, हमने प्रपोजिशन सीख लिया, हमने लॉजिक सीख लिया, अब दोनों को मर्ज करके जो डेफिनेशन बनता है वो क्या है, विच इज एक्चुअली आवर टॉपिक टू स्टडी। तो प्रपोजिशनल लॉजिक को हम प्रपोजिशनल कैलकुलस भी कहते हैं, बिकॉज कैलकुलस में भी हम लॉजिक का इस्तेमाल करते हैं। तो प्रपोजिशनल लॉजिक एक ऐसा एरिया होता है लॉजिक का जो प्रपोजिशन के साथ डील करता है। And propositional logic is firstly developed by Greek philosopher Aristotle more than 2300 years ago। तो प्रपोजिशनल लॉजिक डेवलप किया गया है ग्रीक फिलोसफर एरिस्टोटल के द्वारा 2300 ईयर्स पहले। तो वो लॉजिक का एरिया जो प्रपोजिशन के साथ डील करे, जो किसी डिक्लेरेटिव सेंटेंस के साथ डील करे जिसका आंसर या तो ट्रू होगा या तो फॉल्स होगा, बट नॉट बोथ एट द सेम टाइम, तो उसे हम प्रपोजिशनल लॉजिक कहते हैं। कंपाउंड प्रपोजिशंस क्या होती है, कंपाउंड मतलब एक से दो से ज्यादा, एक से ज्यादा, है ना। तो मैथमेटिकल स्टेटमेंट्स, ये भी मैथमेटिकल स्टेटमेंट होती है, जैसे प्रपोजिशन होता है वैसे कंपाउंड प्रपोजिशन होता है। तो मैथमेटिकल स्टेटमेंट्स कंस्ट्रक्टेड बाय कंबाइनिंग वन और मोर प्रपोजिशन इज नोन एज कंपाउंड प्रपोजिशन, एंड फ्रॉम एग्जिस्टिंग प्रपोजिशंस यूजिंग लॉजिकल ऑपरेटर। जैसे कि प्रपोजिशन 1 और प्रपोजिशन 2 को प्लस कर दो तो वो कंपाउंड प्रपोजिशन बन गया, जिसमें कि हमने इन दोनों को कैसे कंबाइन किया, प्लस लॉजिकल ऑपरेटर से। और एक बार प्रपोजिशन समझा देंगे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, देखो सबसे पहले मैंने आपको ये बताया कि प्रपोजिशनल लॉजिक में रूल्स ऑफ लॉजिक क्या होती है जो मैथमेटिकल स्टेटमेंट की मीनिंग को बताते हैं। जैसे कि देयर एग्जिस्ट एन इंटीजर दैट इज नेगेटिव,
तो उसको आप लॉजिक में कैसे लिखोगे? फॉर एवरी इंटीजर n इज लेस देन 0, दैट इज नेगेटिव। लॉजिक के एप्लीकेशंस में, एआई में, प्रोग्रामिंग में, मशीन्स में, सब में हम लॉजिक का यूज करते हैं। प्रपोजिशन क्या होता है? एक डेक्लेरेटिव सेंटेंस होता है जो या तो ट्रू होगा या तो फॉल्स होगा, बट नॉट बोथ एट द सेम टाइम। लाइक टुडे इज फ्राइडे, मैंने बोला टुडे इज फ्राइडे, दिस इज ऑल्सो अ प्रपोजिशन, दिस इज ऑल्सो अ डिक्लेरेटिव सेंटेंस दैट डिक्लेयर्स अ फैक्ट दैट टुडे इज फ्राइडे। अब इसका आउटपुट क्या होगा? ट्रू, क्योंकि यस आज फ्राइडे है, तो ये एक प्रपोजिशन है। बट अगर मैं बोल रही हूँ करेंटली टाइम इज 12:43 PM, तो क्या ये आपका है प्रपोजिशन? है ना? तो समझ रहे हो? व्हाट टाइम इज इट? नहीं, इफ आई एम आस्किंग व्हाट टाइम इज इट, अभी क्या टाइम हो रहा है, मैंने आपसे पूछा व्हाट टाइम इज इट, तो ये आपका प्रपोजिशन नहीं होगा, बिकॉज यहाँ पे मैं पूछ रही हूँ, इसका आंसर ट्रू या फॉल्स में नहीं हो सकता। तो अगर कोई भी क्वेश्चन आप पूछ रहे हो तो वो कभी प्रपोजिशन नहीं होता, बिकॉज इट इज नॉट डिक्लेयरिंग अ फैक्ट। But if I'm saying today is Friday, that declares a fact and that is true because today is Friday. That is preposition. So don't worry सोमनाथ, अभी preposition के बहुत सारे examples मैं देने वाली हूँ, तो you will understand it. But अभी के लिए सिर्फ इतना याद करना है आपको कि preposition एक declarative sentence होता है जिसका आंसर या तो true होगा या तो false होगा, but not both at the same time. Okay? फिर मैंने आपको प्रपोजिशन वेरिएबल बताया था कि स्टेटमेंट या प्रपोजिशन में जो वेरिएबल यूज करते हैं उसको प्रपोजिशनल वेरिएबल कहा जाता है। और प्रपोजिशनल लॉजिक वो लॉजिक का एरिया होता है जो प्रपोजिशन के साथ डील करता है। अगर आप एक ही से ज्यादा प्रपोजिशन को या एक से ज्यादा स्टेटमेंट को लॉजिकल ऑपरेटर से कंबाइन कर देते हो तो उसको कंपाउंड प्रपोजिशन कहते हैं। अब यहाँ पर आपको कुछ स्टेटमेंट्स दे रखे हैं जिसमें कि मैं आपसे पहले ये पूछना चाहूंगी कि इनमें से प्रपोजिशन कौन सा है। तो पहले आप आंसर करेंगे, उसके बाद मैं। अगर आंसर ट्रू या फॉल्स में आ रहा है तो वो प्रपोजिशन है, और अगर आंसर ट्रू और फॉल्स में नहीं आ रहा है तो वो प्रपोजिशन नहीं है। सिंपल सा लॉजिक लगाना है और आंसर आपको यहाँ पर कमेंट करके बताना है कि इनमें से कौन सा प्रपोजिशन होगा। First statement is Washington DC is the capital of USA. Second is Toronto is the capital of Canada. Third one is 1 plus 1 equal to 2 and fourth one is 2 plus 2 equal to 3. All okay. वन टू थ्री होगा। सबा बोल रहे हैं, निखिल बोल रहे हैं, निखिल बोल रहे हैं, दूसरे वाले भी, और बाकी स्टूडेंट्स ऑल बोल रहे हैं दोनों प्रपोजिशन है। दोनों नहीं, यहाँ पे चार हैं, तो चारों प्रपोजिशन है, नहीं है, या कुछ है कुछ नहीं है। कौन से हैं प्रपोजिशन, जस्ट ये आपको कमेंट करके बताना है। ओके, तो नीचे देखा नहीं था तब। ओ ओके, ऑल आर प्रपोजिशंस, यस, ये सारे के सारे यहाँ पे प्रपोजिशन है। ऑल द फॉलोइंग डेक्लेरेटिव सेंटेंसेस आर प्रपोजिशन। तो वॉशिंगटन डीसी इज द कैपिटल ऑफ यूएसए, ये स्टेटमेंट आपका ट्रू है। और सेकंड, टोरंटो इज नॉट द कैपिटल ऑफ कनाडा, दिस इज ओटावा विच इज द कैपिटल ऑफ कनाडा, so that is why this is false statement. But हाँ, आउटपुट ट्रू या फॉल्स में आ रहा है ना, दैट मीन्स की प्रपोजिशन होगा। 1 plus 1 2 होता है, यस, तो दिस इज ट्रू। बट 2 plus 2 3 नहीं होता, 4 होता है, तो ये फॉल्स होगा। यहाँ पे क्योंकि स्टेटमेंट या तो ट्रू है या तो फॉल्स है, इसलिए सारे प्रपोजिशन होंगे। वेरी गुड, नेक्स्ट पे चलते हैं। अब आप मुझे बताइए कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट प्रपोजिशन है। अगेन आपको टाइम मिलता है और कमेंट करके आपको बताना है।
तो यस, यहाँ पे आंसर आ रहा है 3 4 नो 1 मैम, ओनली 3 एंड 4, मे बी 2 नो 1 नो मैम, ऑल आर नॉट, इनमें से कुछ भी नहीं है। ओके 3 4 3 4 ठीक है। प्लीज सभी लोग कमेंट करके ट्राई करें कि इसका आंसर क्या होगा। ऑलराइट, तो यहाँ पे नन 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 बोल रहे हैं सभी लोग। तो यस, व्हाट टाइम इज इट, ये तो मैंने पूछा, अगर कोई चीज क्वेश्चन है तो वो आपका डेफिनेटली प्रपोजिशन नहीं होगा, तो ये तो प्रपोजिशन नहीं है। रीड दिस केयरफुली, अब इसका भी आंसर ट्रू या फॉल्स में तो नहीं आ पा रहा है, तो ये भी आपको प्रपोजिशन नहीं होगा। x प्लस वन इक्वल टू टू, अब x की वैल्यू अगर आप 1 रखते हो तो 1 प्लस वन 2 के इक्वल आएगा, बट अगर x की वैल्यू आप 2 रखते हो तो 2 प्लस वन ये 2 के इक्वल नहीं आ रहा है, 3 के इक्वल आ रहा है। तो कभी ये ट्रू आंसर दे रहा है और कभी ये फॉल्स दे रहा है, मतलब बोथ एट द सेम टाइम, तो बोथ एट द सेम टाइम नहीं हो सकता। प्रपोजिशन या तो ट्रू देगा या तो फॉल्स होगा, नॉट बोथ एट द सेम टाइम, तो ये प्रपोजिशन इसलिए नहीं होगा। अगर कोई भी अननोन वेरिएबल यूज हो रहा है वेयर एक्स यहाँ पर अननोन वेरिएबल है जिसका वैल्यू हमें नहीं पता, तो उस केस में प्रपोजिशन वो कभी हो ही नहीं सकता। अगेन एक्स प्लस वाई इक्वल टू जेड में तो थ्री थ्री अननोन है, प्रपोजिशन डेफिनेटली नहीं। प्लस वन आपका 2 के इक्वल आएगा, तो इस केस में ट्रू हो रहा है। बट अगर मैं बोलूँ कि x की वैल्यू 1 है, y की 1 है, z की भी 1 है, तो क्या 1 प्लस वन 1 के इक्वल आ रहा है? नहीं ना, तो इस टाइम पे ये फॉल्स हो रहा है। तो ट्रू और फॉल्स बोथ एट द सेम टाइम नहीं हो सकता प्रपोजिशन, इसलिए इनमें से कोई भी प्रपोजिशन नहीं है। तो बोडू, के एम, अभिराम, सौरभ, सबका आंसर बिल्कुल करेक्ट आ रहा है, सबा का आंसर भी करेक्ट आया है। और आई थिंक अब जिसने 3 4 या 1 2 बोला इसका आंसर उनको समझ में आ गया होगा कि इनका इसका आंसर ऑल नन ऑफ देम होगा। यस, कुछ और क्वेश्चन मैं आपको करवा देती हूँ, जैसे कि आप मुझे ये बताइए, डू नॉट पास गो, पहले लिख देती हूँ सारे स्टेटमेंट फिर आप बताना। एक ये स्टेटमेंट है, डू नॉट पास गो, एंड नेक्स्ट इज द मून इज मेड ऑफ ग्रीन चीज, मून इज मेड ऑफ ग्रीन चीज, 4 प्लस एक्स इज इक्वल टू 5, ठीक है, एंड 2n ग्रेटर देन और इक्वल टू 100। तो आप मुझे बताइए कि इनमें से कौन सा प्रपोजिशन होगा।
तो यहाँ पे सबका आंसर 2 आ रहा है, 2 आ रहा है, 2 आ रहा है, 2 आ रहा है। वेरी गुड, वेरी गुड। यस, ओनली 2 विल बी द राइट आंसर। द मून इज नॉट मेड ऑफ ग्रीन चीज। ये फॉल्स स्टेटमेंट है, क्योंकि इसका आंसर फॉल्स में आ रहा है तो ये प्रपोजिशन होगा। बट डू नॉट पास गो, ये कोई डिक्लेयर नहीं कर रहा है, कोई फैक्ट डिक्लेयर नहीं कर रहा है, इसलिए ये आपका प्रपोजिशन नहीं है। अननोन वेरिएबल एक्स आ रहा है तो ये प्रपोजिशन नहीं है। अननोन वेरिएबल एन आ रहा है तो ये प्रपोजिशन नहीं है। ओनली सेकेंड वन इज द प्रपोजिशन। आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पर यूजीसी नेट 2018 का क्वेश्चन आया है और इसमें भी पूछा गया है कि इनमें से कौन सा प्रपोजिशन नहीं है, तो इससे आपका ये कॉन्सेप्ट पूरा कवर हो जाएगा। सो इन मैथमेटिकल लॉजिक विच ऑफ द फॉलोइंग आर स्टेटमेंट्स, मतलब प्रपोजिशन। देयर विल बी स्नो इन जनवरी, व्हाट इज द टाइम नाउ, टुडे इज संडे, यू मस्ट स्टडी डिस्क्रीट मैथमेटिक्स। वेरी गुड भाई, पोल आंसर दीजिए प्लीज। यस, पोल में आंसर कीजिए, क्योंकि इस बार तो पोल आपको दिया हुआ था, ऑप्शंस गिवन थे, ठीक है। तो कोई बात नहीं, कमेंट कर रहे थे तो आप लोग को आदत होगी कि इसका भी कमेंट करके ही बताना होगा, कोई दिक्कत नहीं है। जब किसी क्वेश्चन में ऑप्शंस गिवन हो ना, तो प्लीज मेक श्योर दैट कि आप पोल में आंसर करें। सो यस, इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन ए है, जो आई थिंक मोस्ट ऑफ यू आर करेक्ट। तो यहाँ पर फर्स्ट एंड थर्ड आपका प्रपोजिशन मतलब कि स्टेटमेंट होगा। तो देयर विल बी स्नो इन जनवरी, ट्रू और फॉल्स, या तो ट्रू होगा या तो फॉल्स होगा, ठीक है। और इसीलिए ये आपका सही है, मतलब ये प्रपोजिशन होगा। व्हाट इज द टाइम नाउ, कोई क्वेश्चन पूछ रहा है तो ऑब्वियसली वो प्रपोजिशन में नहीं आता। टुडे इज संडे, टुडे इज फ्राइडे, टुडे इज नॉट संडे, तो इसका रिजल्ट फॉल्स में आ गया, तो इसलिए प्रपोजिशन है। एंड यू मस्ट स्टडी डिस्क्रीट मैथमेटिक्स, तो एक सजेशन है, कोई फैक्ट डिक्लेयर नहीं हो रहा है कि तुम्हें डिस्क्रीट मैथमेटिक्स पढ़ना ही चाहिए। तो ये भी आपका प्रपोजिशन नहीं होगा, क्योंकि इसका आंसर भी ट्रू या फॉल्स में नहीं आ पा रहा। तो इसलिए फर्स्ट एंड थर्ड विल बी द राइट आंसर। यूजीसी नेट 2018 का क्वेश्चन है। तो यहाँ तक हमने एक मेजर कॉन्सेप्ट पढ़ लिया है कि प्रपोजिशन कैसे चेक करते हैं। तो बोर्डो, आपका जो भी डाउट है आप पूछ लें, डेफिनेटली पूछे। यस मैम, इफ यस और नो क्वेश्चन, सॉरी, अगर किसी क्वेश्चन का आंसर यस और नो में आ रहा है तो क्या वो प्रपोजिशन होगा? नहीं, क्वेश्चन मार्क जहां भी लगा हो, जहां भी क्वेश्चन मार्क लगा है, जैसे व्हाट इज द टाइम नाउ पे लगा है, या कोई भी क्वेश्चन है और क्वेश्चन मार्क लगा है, तो वो कभी भी प्रपोजिशन नहीं होगा, क्योंकि वो कोई डिक्लेरेटिव सेंटेंस नहीं होता है, वो आपका क्वेश्चन सेंटेंस होता है। और क्वेश्चन सेंटेंस कैन नेवर बी डिक्लेरेटिव सेंटेंस एंड हेंस इट इज नॉट अ प्रपोजिशन, ठीक है बोडू। किसी भी फैक्ट का ही आंसर ट्रू या फॉल्स हो सकता है। यूनिवर्सिटी अगर कोई फैक्ट है, जैसे टुडे इज संडे, टुडे इज फ्राइडे, तो ये यूनिवर्सल फैक्ट है, तो उसका आंसर आपका ट्रू और यस फॉल्स में आएगा, ठीक है। अब हम यहाँ पे कनेक्टिव्स पढ़ेंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया कि
कंपाउंड प्रपोजिशन, कंपाउंड प्रपोजिशन का मतलब क्या होता है, जब टू और मोर स्टेटमेंट्स को हम कंबाइन करते हैं विद द हेल्प ऑफ लॉजिकल ऑपरेटर तो उसको कंपाउंड प्रपोजिशन कहते हैं। लॉजिकल ऑपरेटर या लॉजिकल कनेक्टिव्स भी बोल सकते हैं। तो उन्हीं लॉजिकल ऑपरेटर को हम प्रपोजिशनल लॉजिक में पढ़ेंगे, जिनके हेल्प से हम टू और मोर प्रपोजिशंस को कंबाइन करके कंपाउंड प्रपोजिशन बना सकते हैं। So we have 5 types of logical connectives or we can say that logical operators, जिसमें कि और है जिसको आप इस तरीके से लिखते हो, एंड को इस तरीके से, नेगेशन या फिर नॉट जिसको ऐसे लिखते हैं, इम्प्लीकेशन जिसका मतलब होता है इफ देन, इसको सिंगल एरो से लिखते हैं, और इफ एंड ओनली इफ जिसको बाई कंडीशनल या बाई इम्प्लीकेशन भी कहते हैं, तो इसको हम डबल एरो के साथ लिखते हैं। ठीक है, तो ये लॉजिकल कनेक्टिव्स आज के सेशन में हम बहुत ही डिटेल में पढ़ने वाले हैं। मैम आई में भी तो दोनों हो सकता है, ट्रू और फॉल्स। आई में, सॉरी फर्स्ट में, देयर विल बी स्नो इन जनवरी, या तो स्नो होगा या तो नहीं होगा। एट द सेम टाइम स्नो होगा भी नहीं होगा ऐसा तो नहीं हो सकता ना सोमनाथ। अब जैसे कि मई मंथ में गर्मी होगी, या तो होगी या तो नहीं होगी, पर गर्मी होगी नहीं होगी दोनों एक साथ तो कभी नहीं हो सकता। ये तो नहीं कि एक मिनट में आप बोल रहे कि गर्मी लग रही है तो एक मिनट में ठंडा लग रहा है। समर सीजन इज समर सीजन, इट कैन नॉट बी विंटर। तो उसी तरीके से देयर विल बी स्नो इन जनवरी और नॉट, या तो स्नो होगा या तो नहीं होगा, दोनों एट द सेम टाइम नहीं हो रहा है, एंड दैट इज व्हाई इट इज प्रपोजिशन सोमनाथ। यस, कोई दिक्कत है, कोई डाउट है? वेरी गुड, आप लोग डाउट्स पूछ रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है ये देख करके। क्लियर हो रहे हैं कि नहीं ये भी मुझे बताते चलें। क्लियर है, ओके। तो आगे बढ़ते हैं और लॉजिकल कनेक्टिव्स को डिस्कस करते हैं, जिसके हेल्प से हम टू और मोर प्रपोजिशंस को कंबाइन करके कंपाउंड प्रपोजिशन बना सकते हैं। जिसमें पहला है आपका और, एंड, नेगेशन जिसको नॉट भी कहते हैं, इम्प्लीकेशन जिसको इफ देन या कंडीशनल भी कहते हैं, और इफ एंड ओनली इफ जिसको हम बाई कंडीशनल या बाई इम्प्लीकेशन भी कहते हैं। तो पहले हम डिस्कस करेंगे और को, जिसे हम वी स्ट्रक्चर की तरह लिखते हैं। तो और ऑपरेशन कैसे परफॉर्म होता है देखते हैं। तो इसको हम ट्रुथ टेबल से समझेंगे। ट्रुथ टेबल क्या होती है? तो ट्रुथ टेबल बेसिकली ये बताती है कि जो भी आप प्रपोजिशन वेरिएबल ले रहे हो उसमें अगर आप ये ऑपरेटर परफॉर्म करते हो तो ये किस तरीके से आपको रिजल्ट देगा। तो ये ए और बी बुलियन ये बुलियन नहीं, प्रपोजिशनल वेरिएबल है। प्रपोजिशनल वेरिएबल है जिनके बीच में आप लॉजिकल कनेक्टिव और का यूज कर रहे हो। तो देखो, जब प्रोपोजिशनल वेरिएबल 2 होते हैं ना तो उसके 4 पॉसिबल कॉम्बिनेशंस निकलते हैं, दैट इज 2 की पावर 2 4। तो या तो ए आपका ट्रू होगा, बी भी ट्रू होगा, या फिर ए ट्रू होगा बी फॉल्स होगा, या फिर ए फॉल्स होगा बी ट्रू होगा, या तो दोनों फॉल्स होगा। अगर हाँ बिल्कुल, तो यहाँ पर अगर ए प्रपोजिशनल वेरिएबल है, एक ही है, तो इसके दो ही आउटकम होंगे, या तो ये ट्रू होगा या तो ये फॉल्स होगा। So if for one variable we have total 2 combinations, so for 2 variable we have 4 combination, and likewise for 3 variable we will be having 8 combination. That is nothing but 2 की power 1, that is nothing but 2 की power 2, and that is nothing but 2 की power 3. Why it is always 2 की power? Because for every variable we have 2 choices, true या false, and that is why अगर यहाँ पे 2 प्रपोजिशनल वेरिएबल होंगे
तो उनके 4 कॉम्बिनेशंस निकलेंगे 2 की पावर टू 4, जिसमें या तो दोनों ट्रू होंगे या तो एक ट्रू दूसरा फॉल्स होगा, पहला फॉल्स या दूसरा ट्रू, या दोनों ही फॉल्स होंगे। और अब अगर इसको आप याद करना चाहते हो तो ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स पहले वाले कॉलम में और दूसरे में ट्रू फॉल्स। ओके, देन अगर आप लॉजिकल और इसमें परफॉर्म करते हो तो दोनों अगर ट्रू होंगे तो ट्रू होगा। और में क्या होता है ना कि अगर एक भी प्रपोजिशनल वेरिएबल ट्रू है तो इसका रिजल्ट ट्रू होगा, पर दोनों अगर फॉल्स है तो इसका रिजल्ट फॉल्स होगा। सिंपल है। यस आदित्य, ठीक है। किसी को कोई परेशानी इसमें तो बताइए। अब हम सेकेंड लॉजिकल कनेक्टिव को डिस्कस करेंगे, दैट इज एंड, जिसको हम इस तरीके से डिनोट करते हैं। द एंड ऑपरेशन ऑफ टू प्रपोजिशनल वेरिएबल कैन बी रिटन एज दिस, उल्टा भी। अब इसमें भी 2 प्रपोजिशनल वेरिएबल्स हैं तो इसके 4 कॉम्बिनेशन निकलेंगे, ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, और यहाँ पे ट्रू फॉल्स। तो एंड में क्या होता है कि जब दोनों वैल्यू ट्रू हो तब ये ट्रू देता है, और अगर एक भी फॉल्स हो तो ये फॉल्स देता है। सिंपल है। तो आप इसको रिलेट कर सकते हो और को प्लस की तरह, जिसमें कि अगर एक भी ट्रू है तो ट्रू हो गया। इसको आप 1 बना लो, इसको 1 और फॉल्स को 0, ट्रू को 1, फॉल्स को 0। तो 1 + 1 1 देगा, 1 + 0 भी 1 देगा, 0 + 1 भी 1 देगा, और 0 + 0 0 देगा। तो इस तरीके से भी आप निकाल सकते हो अगर आपको ट्रू फॉल्स के टर्म्स में याद नहीं हो रही है चीजें तो। बाकी सिंपल मैंने आपको बताया कि और में अगर दोनों फॉल्स होगा तभी फॉल्स होगा, अदरवाइज ट्रू, और एंड में दोनों ट्रू होगा तभी ट्रू होगा, अदरवाइज फॉल्स। अब हम नेगेशन को डिस्कस करते हैं। ओके, तो नेगेशन क्या होता है? नेगेशन हमेशा एक प्रपोजिशनल वेरिएबल पे ही लगाया जाता है। ओके, तो अगर ए आपका प्रपोजिशनल वेरिएबल है, एक ही है, तो या तो इसकी वैल्यू ट्रू होगी या तो फॉल्स होगी। और अगर आप ए का नेगेशन करोगे तो मतलब कि आप उसका कॉम्प्लीमेंट कर रहे हो। कहने का मतलब कि अगर ए ट्रू है तो इसका नेगेशन फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि ट्रू का अपोजिट फॉल्स होता है और फॉल्स का अपोजिट ट्रू होता है। तो इस तरीके से हम प्रपोजिशनल वेरिएबल को नेगेट कर सकते हैं। एंड द नेक्स्ट वन इज इम्प्लीकेशन, जिसको कंडीशनल इफ देन भी कहते हैं, और इसको सिंगल एरो से बताते हैं। इसको हम कहते हैं इफ ए देन बी, कि अगर यहाँ पर आपका ए ट्रू है और बी अगर फॉल्स हो रहा है तो ये इम्प्लीकेशन तब फेल हो जाती है, क्योंकि अगर ए आपका ट्रू है तो बी को भी ट्रू होना चाहिए, बट अगर ऐसा नहीं हो रहा तो इम्प्लीकेशन फेल हो जाती है, और रेस्ट केसेस ट्रू होते हैं। तो यहाँ पे भी 2 प्रपोजिशनल वेरिएबल आपने लिया और यहाँ पे इम्प्लीकेशन बनाया, तो यहाँ पे जब दोनों ट्रू है तो कोई दिक्कत नहीं है, ट्रू होगा। पर जब पहला ट्रू और दूसरा फॉल्स होता है तो ये फॉल्स हो जाता है, और जब पहला फॉल्स है दूसरा ट्रू है तो ट्रू है, जब पहला फॉल्स है दूसरा फॉल्स है तो ट्रू है, तब कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट if the first one is true and the second one is false, then definitely the implication will fail. Otherwise, for the rest cases, they are true. Next is the by conditional, उसको by implication या if and only if भी कहते हैं, जो डबल एरो से डिनोट करता है। इसमें क्या होता है, तो अगर यहाँ पे दोनों ट्रू हैं तो ये ट्रू देगा, बिकॉज A इज लॉजिकली इक्वलेंट टू B। तो बाई कंडीशनल में क्या होता है कि ए एंड बी की वैल्यू अगर सिमिलर है तो ये ट्रू रिजल्ट देगा, डिफरेंट है तो फॉल्स देगा। बिल्कुल एग्जैक्टली तो ये कुछ इसी तरीके से होता है, एक्सनॉर की तरह लिखे। ओके, एक्सनॉर की तरह होता है, जहाँ पे अगर सेम वैल्यू हो तो वो ट्रू देता है और डिफरेंट वैल्यू के लिए फॉल्स देता है। एक्सनॉर, नॉट एक्सॉर। तो अभी डिजिटल लॉजिक को से मिक्स मत करो, नहीं तो बड़े कंफ्यूज होने वाले हो आप। तो इसको डिस्क्रीट की तरह ही पढ़ो। ओके, तो मैंने क्या बोला कि इफ एंड ओनली इफ में जैसे कि डबल साइड एरो है, तो जब ए और बी इक्वल होंगे तभी ये ट्रू देगा। मतलब कि जब ये ट्रू होगा तो ट्रू देगा, जब दोनों फॉल्स होंगे तो भी ट्रू देगा, बिकॉज दे आर लॉजिकली इक्वलेंट।
बट अगर डिफरेंट वैल्यूज होंगी तो फॉल्स, डिफरेंट वैल्यूज होंगी तो फॉल्स। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने लॉजिकल कनेक्टिव्स आप लोगों को कंप्लीट करके बता दिए। अगर किसी भी लॉजिकल कनेक्टिव में आपको डाउट है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, और अगर क्लियर है तो वो भी आप पोल करके बता सकते हैं। तो पोल में आप आंसर सबमिट करें, क्लियर है तो यस, नहीं क्लियर है तो नो। सो आस्था, निखिल, निखिल आदित्य, के एम, सभी को क्लैरिटी आ गई है। जय रंजन, गोडू, अभिराम, सबा, सागर, रोहित एंड गौरव, किसी को कोई डाउट है तो प्लीज बेफिक्र होकर के पूछे। मैंने पहले भी बोला आप लोगों को कि अगर आपको कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। ओके, थोड़ा इफ देन अगेन समझा देंगे, वो थोड़ा थोड़ा मिक्स हो जाता है। इफ देन लॉजिकली एक्सप्लेन प्लीज। ठीक है, डोंट वरी, इफ देन मैं दोबारा से बता देती हूँ क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट है। पूरा डिस्क्रीट मैथमेटिक्स इस इफ देन पे डिपेंड करता है, इसलिए अगर ये इफ देन आपको समझ नहीं आया है ना तो आगे बढ़ने मत देना मुझे। ठीक है, इफ देन, इफ एंड ओनली इफ बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। और एंड नॉट तो सबको समझ में आ जाते हैं। तो इम्प्लीकेशन कहते हैं इसको, इफ देन भी कहते हैं, या फिर इसको आप कंडीशनल स्टेटमेंट भी कह सकते हो, जो एक कंडीशन पे काम करता है कि अगर ए ट्रू है तो बी को ट्रू होना ही पड़ेगा। बट अगर ए फॉल्स है तो बी ट्रू हो या फॉल्स हो कोई फर्क नहीं पड़ता। कहने का मतलब है कि अगर ए ट्रू है तो बी को ट्रू होना ही पड़ेगा, और अगर दोनों ट्रू है तो बहुत अच्छी बात है। और अगर ए फॉल्स है तो बी ट्रू हो या फॉल्स हो कोई फर्क नहीं पड़ता, उसमें भी ये दोनों ट्रू देंगे। बट अगर ए ट्रू है और बी फॉल्स हो गया तो फिर तो फॉल्स हो जाता है। ये इम्प्लीकेशन सिंपल है कि अगर ए तो बी को तो होना ही पड़ेगा। इफ ए इज ट्रू देन बी हैज टू बी ट्रू, एंड इफ बी इज नॉट ट्रू देन दिस इम्प्लीकेशन विल फेल। सिंपल है। ठीक है, ये बात क्लियर हुई निखिल और सौरभ एंड सोमनाथ? ओके, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए, तो बढ़िया है, आगे बढ़ते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ प्रपोजिशन को, टाइप्स ऑफ प्रपोजिशन को। पर उससे पहले कुछ और चीजें मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, इफ पी देन क्यू हम कहते हैं इम्प्लीकेशन को, और इम्प्लीकेशन का ट्रुथ टेबल भी बताया कि अगर ये ट्रू है दूसरा फॉल्स है तो ये फेल हो जाता है, अदरवाइज रेस्ट केसेस के लिए ट्रू है। इस इफ पी देन को और क्या क्या कहा जाता है, इसको और भी आप कैसे बोल सकते हो, लिख सकते हो। ठीक है, तो इफ पी देन क्यू एक तो ऐसे लिख सकते हैं, इसको हम पी इम्प्लाइज क्यू भी बोल सकते हैं, इसको हम क्यू फॉलोज फ्रॉम पी भी बोल सकते हैं, या क्यू इफ पी भी बोल सकते हैं, क्यू व्हेनेवर पी भी बोल सकते हैं, पी ओनली इफ क्यू भी बोल सकते हैं, पी सफिशिएंट फॉर क्यू, क्यू नेसेसरी फॉर पी, क्यू विदाउट पी इज पॉसिबल एंड कैन एग्जिस्ट, बट पी विदाउट क्यू इज इम्पॉसिबल एंड कैन नेवर एग्जिस्ट। तो बहुत सारे तरीके हैं इम्प्लीकेशन को बोलने के। याद नहीं हुआ ना? लगा कि बाप रे ये क्या क्या बोल दिया मैम ने एक ही लाइन में, मुझे तो याद ही नहीं हुआ। फिर से मैं बता रही हूँ कि मैंने क्या बोला, कि इसका मतलब होता है इफ पी देन क्यू, राइट। पी इम्प्लाइज क्यू, ये इम्प्लाई को ही बताता है। ठीक है, क्यू बाद में, तो क्यू फॉलोज फ्रॉम पी, जो बाद में तो फॉलो करता है पहले वाले से, तो ये सिंपल सी ही बात है। और क्यू इफ पी आप लिख सकते हो, क्यू इफ पी। इफ को आप रिप्लेस कर सकते हो व्हेनेवर से।
P ओनली इफ Q भी बोल सकते हो। जो पहला होता है वो दूसरे वाले के लिए सफिशिएंट होता है, तो P इज सफिशिएंट फॉर Q, और जो दूसरा होता है वो पहले वाले के लिए नेसेसरी होता है। ठीक है, तो Q इज नेसेसरी फॉर P। Q जो है वो बिना P के रह सकता है और एग्जिस्ट कर सकता है, पर P विदाउट Q, जो पहला है वो दूसरे के बिना नहीं रह सकता, तो P विदाउट Q इज इम्पॉसिबल एंड कैन नेवर एग्जिस्ट। ये सारी इम्प्लीकेशन को ही बता रहे हैं, सब सेम है। यहाँ पे टोटल 10 वेज होते हैं इम्प्लीकेशन को लिखने के, तो इम्प्लीकेशन को आप 10 वेज में बोल सकते हो, लिख सकते हो। और यहाँ पे P और Q क्या है? प्रपोजिशनल वेरिएबल्स है, जिसको हम कन्वेंशनल लेटर PQ से बता रहे हैं। 7 के लिए Q इम्प्लाइज P होगा? नो, 7 इज Q इज नेसेसरी फॉर P। ओके, और इसको हम P इम्प्लाइज Q कहते हैं। P इम्प्लाई कर रहा है Q को, P इम्प्लाइज Q कहते हैं। ओके, आई होप ये चीज क्लियर है। तो आप मुझे बताओ P इम्प्लीकेशन Q को हम किस तरीके से लिख सकते हैं। पहले तो इसका ट्रुथ टेबल मैं आपसे पूछूंगी, जिसमें ज्यादा प्रॉब्लम उसका ज्यादा डिस्कशन होगा अपने क्लास में, राइट? तभी तो उस प्रॉब्लम को हम सोल्यूशन बना पाएंगे। तो ट्रू ट्रू, फॉल्स फॉल्स। अब आप मुझे बताइए कि यहाँ पर क्या एंट्री भरूं? जब दोनों ट्रू होंगे तो क्या होगा? ट्रू फॉल्स, फॉल्स ट्रू, ये एंट्री आपको भरनी है। और P इम्प्लीकेशन Q को हम किस तरीके से लिख सकते हैं? So there are total 10 ways we can write P implication Q. Tell me those also. तो जब ट्रू ट्रू होता है तो ट्रू होता है, जब ट्रू फॉल्स होता है तो फॉल्स होता है, बाकी के लिए ट्रू होता है। वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है, तो P इम्प्लीकेशन Q को कैसे लिखते हैं? इफ P देन Q। और कैसे लिखते हैं? P implies Q, Q follows from P। नेक्स्ट, और क्या होता है? Q if P, Q whenever P, and Q is sufficient or necessary। Q is sufficient for P और necessary for P। बताओ जल्दी से। Q is sufficient और ओके, तो P is पहले वाला sufficient होता है, तो P is sufficient for P। Q Q Q, P is sufficient for Q and Q is necessary for P। ठीक है, Q विदाउट P पॉसिबल होता है एंड P विदाउट Q नॉट पॉसिबल। और क्या होता है? 1 2 3 4 5 6, एक और बचता है, बताइए कौन सा है लास्ट वाला? और क्या है? हाँ, P ओनली इफ Q। दैट्स इट, 10 थे टोटल। इफ P देन Q भी तो काउंट होगा ना। अच्छा, तो यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि कुछ डाउट्स आ रहे हैं सागर को। सागर 6 7 में डाउट है, क्या आपका डाउट क्लियर हुआ कि P इम्प्लीकेशन Q को किस किस तरीके से हम लिख सकते हैं? मैम अगर P नेसेसरी फॉर Q लिखे तब तो वो गलत हो जाएगा। P Q के लिए सफिशिएंट है पर नेसेसरी नहीं है।
P जो है वो if P है, P जो है वो कंडीशन को बताता है। अगर P ट्रू है तो Q आपका ट्रू होना ही चाहिए, ठीक है। बट अगर P फॉल्स है, अगर P फॉल्स है तो P Q कुछ भी हो ट्रू ही होगा, राइट। नेसेसरी इज ग्रेटर देन सफिशिएंट, नो। नेसेसरी एंड सफिशिएंट जो है वो इक्वल होते हैं, बट इनफ मतलब या फिर कह सकते हैं गारंटीड आंसर दोनों में से कोई नहीं देता, ना नेसेसरी देता है और ना सफिशिएंट देता है। इससे क्वेश्चंस कैसे आते हैं डिस्कस करेंगे, पर थोड़ा कंसेप्ट तो पढ़ लें। ये बात क्लियर अगर हो रही है तो आगे बढ़ते हैं, तो वो सागर गलत हो जाएगा। अब जैसे कि P कंडीशनल Q को हमने 10 वेज में लिखना सीखा, वैसे P बाई कंडीशनल Q को या P बाई इम्प्लीकेशन Q को भी हम लिखना सीखेंगे, जिसको हम इफ एंड ओनली इफ कहते हैं। और ये तब ट्रू होता है जब दोनों वैल्यू सिमिलर हो, और अगर नहीं होगा सिमिलर, डिफरेंट होगा तो फॉल्स होगा। देखो P बाई कंडीशनल Q का मतलब ये हुआ कि P Q को भी इम्प्लाई कर रहा है एंड Q भी P को इम्प्लाई कर रहा है, दोनों तरफ एरो है ना। तो इफ P देन Q एंड इफ Q देन P हम लिख सकते हैं इसको, और या फिर हम ऐसे भी लिख सकते हैं P इफ एंड ओनली इफ Q एंड Q इफ एंड ओनली इफ P। और P नेसेसरी और सफिशिएंट दोनों है Q के लिए, और Q भी नेसेसरी एंड सफिशिएंट दोनों है P के लिए। P और Q दोनों नेसेसरी और सफिशिएंट है एक दूसरे के लिए। P और Q दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते, या तो दोनों एग्जिस्ट करेगा या तो दोनों में से कोई भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। दोनों इक्वल है तो दोनों का नेगेशन भी इक्वल है। यहाँ पे सारा जो फोकस है ना वो इक्वालिटी पे डिपेंड कर रहा है। तो कहने का मतलब कि इफ P देन Q एंड इफ Q देन P, इसको इफ एंड ओनली इफ कहते हैं। तो P इफ एंड ओनली इफ Q एंड Q इज ऑल्सो इफ एंड ओनली इफ P। P भी नेसेसरी एंड सफिशिएंट दोनों है Q के लिए, Q भी नेसेसरी एंड सफिशिएंट दोनों है P के लिए। दोनों ही एक दूसरे के लिए नेसेसरी एंड सफिशिएंट है, दोनों ही एक दूसरे के बिना नहीं एग्जिस्ट कर सकते। या तो दोनों एग्जिस्ट करेंगे या तो दोनों में से कोई भी नहीं, इसलिए दोनों इक्वल है। और अगर दोनों इक्वल है तो दोनों का नेगेशन भी इक्वल होगा। सिंपल है ना। तो P बाई कंडीशनल Q का ट्रूथ टेबल अब आप लोग मुझे बताएंगे, और क्या क्या लिख सकते हैं इसको ये भी बताइए। जब दोनों ट्रू है तो क्या होगा, सेम के लिए ट्रू होगा, तो दोनों ट्रू है तो ट्रू, और दोनों फॉल्स है तो ट्रू। डिफरेंट वैल्यू है ट्रू फॉल्स, ये फॉल्स ट्रू तो फॉल्स देगा। अब बाई कंडीशनल Q को हम कितने तरीकों से लिख सकते हैं, कम से कम दो बताओ एवरी स्टूडेंट। ओके ठीक है। तो इफ P then Q and if Q then P, राइट। और क्या होगा, P is necessary and sufficient for Q, तो Q is also necessary and sufficient for P. Both P and Q
is necessary and sufficient for each other, and P and Q can exist. oh सॉरी, ये हो गया ना, और क्या होगा? P एंड Q आर इक्वलेंट, तो उसका नेगेशन भी इक्वलेंट होगा। और क्या होगा? बोथ एग्जिस्ट और नन, या तो दोनों एग्जिस्ट करेंगे या फिर कोई नहीं। बोथ P एंड Q आर, हाँ, yes, P if and only if Q, तो Q is also if and only if P। और क्या होगा? हाँ, P and Q cannot exist without each other, both cannot exist without each other, yes। So there are total 10 ways to write P biconditional Q also, ठीक है। अब कुछ इम्पोर्टेंट रूल्स आपको ध्यान में रखने हैं, क्योंकि जब हम इंग्लिश सेंटेंस को कन्वर्ट करेंगे प्रपोजिशनल लॉजिक में, तो उस टाइम पे ये टेबल आपको बहुत मदद करेगा कि अगर इंग्लिश सेंटेंस में कहीं भी एंड लिखा है तो इसका मतलब होता है कंजंक्शन, और का मतलब होता है डिसजंक्शन, बट को एंड से रिप्लेस कर सकते हो मतलब कि कंजंक्शन, व्हेनेवर को इफ से रिप्लेस कर सकते हो, व्हेन को इफ से रिप्लेस कर सकते हो, ईदर पी और क्यू को पी और क्यू लिख सकते हो, नीदर पी नॉर क्यू को नॉट पी एंड नॉट क्यू लिख सकते हो, पी अनलेस क्यू को ऐसे लिखा जाता है, जब तक क्यू नहीं आ जाता तब तक पी नहीं आएगा। पी अनलेस क्यू का मतलब यही हुआ, तो जब तक नहीं आ जाता, नेगेटिव आ रहा है, नॉट आ रहा है, तो नेगेशन का यूज होगा, और क्यू पे डिपेंड करेगी, जब तक क्यू नहीं आ जाता तब तक पी नहीं आएगा, तो क्यू पे डिपेंड कर रहा है, इसलिए क्यू एरो के पहले होगा। सो नेगेशन क्यू, नेगेशन फॉर द नॉट, देन इम्प्लीकेशन पी। तो अनलेस को लिखने का ये तरीका होता है। पी इज नेसेसरी बट नॉट सफिशिएंट फॉर क्यू, तो जो भी चीज नेसेसरी होती है वो इम्प्लीकेशन के बाद लिखी होती है, और तो यस, P इज नेसेसरी फॉर Q बट P इज नॉट सफिशिएंट, और जो सफिशिएंट होती है तो वो पहले लिखी होती है, तो P Q के लिए सफिशिएंट नहीं है, इसलिए इस पे नेगेशन लग रहा है। सो दीज आर कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स जिसका आपको ध्यान रखना है कभी भी अगर आप इंग्लिश सेंटेंस को प्रपोजिशनल लॉजिक में कन्वर्ट कर रहे हो, तो इन चीजों का खास ख्याल आपको रखना है। तो अब हम कुछ ट्रांसलेशन डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे रैपिड फायर होने वाला है। तो ये पहला सेंटेंस है जिसको आपको इंग्लिश सेंटेंस से प्रपोजिशनल लॉजिक में कन्वर्ट करना है। एक क्वेश्चन मैं करके बताती हूँ, बाकी 9 आप मुझे करके बताओगे। जैसे इफ इट रेन्स देन आई विल स्टे एट होम, तो हमने इसको इट रेन्स को पी बना लिया जो इफ के बाद है, और देन के बाद जो भी उसको क्यू बना दिया, तो इट इज इफ पी देन क्यू, तो ये पी इम्प्लीकेशन क्यू का फॉर्म ले रहा है। सिंपल है। वैसे ही जैसे कि मैंने ये क्वेश्चन आपको बताया है, वैसे ही आपको दूसरे क्वेश्चन का आंसर बताना है कि इसको आप प्रपोजिशनल लॉजिक में कैसे लिखोगे, जहाँ पे आप पी और क्यू प्रपोजिशनल वेरिएबल्स ले सकते हो। बताओ जल्दी से। ओके,
सोमनाथ यू राइट ब्रो। ऐसा ना चलेगा बोडू, सोमनाथ जी आंसर करके नहीं आएंगे आपकी जगह पे गेट एग्जाम में, यू नीड टू आंसर इट। जरूरी नहीं कि सोमनाथ का सही ही हो, तो खुद भी एक बार ट्राई कर लें लिख करके। अच्छा वैसे ट्राई तो कर ही लिया है, बट इन्होंने बहुत एक्सप्लेनेटरी वे में बोला है, अच्छी बात है, वेरी गुड सोमनाथ। तो ही इज गुड बट टिमिड, जिसको आप कैसे लिखोगे, पी कंजंक्शन क्यू, बिकॉज अभी मैंने बताया कि बट को हम रिप्लेस कर सकते हैं एंड से, एंड ही इज गुड एंड टिमिड होगा, जहाँ पे ही इज गुड आपने पी माना है, ही इज टिमिड आपने क्यू माना है, और पी एंड क्यू का मतलब पी कंजंक्शन क्यू होगा। वेरी गुड। नाउ टेल मी द थर्ड क्वेश्चन। नीदर द रेड नॉट द ग्रीन इज अवेलेबल इन साइज 5। यहाँ पे आप P और Q को प्रपोजिशनल वेरिएबल अज्यूम कर सकते हैं और अपना आंसर बता सकते हैं। वेरी गुड। बस सिंपली आंसर बताओ, इतना मेहनत मत करो। सोमनाथ एंड निखिल कर सकते हो तो अच्छी बात है, बट अगर आपको कष्ट हो रहा है, आपकी उंगलियों को कष्ट हो रहा है, तो थोड़ा सा उनको रेस्ट दें और फाइनली अपना आंसर बताएं। अच्छा यस बोलो, आई सी योर आंसर। P और Q बोल रहे हैं सागर। ठीक है, और बताइए सभी लोग। I took both negative as P and Q, P और negation Q. Okay. C. मैंने अभी आपको बताया था कि नीदर नॉर को हम कैसे लिख सकते हैं, कि नीदर P नॉर Q को हम नॉट P एंड नॉट Q लिख सकते हैं। ठीक है, बस उसी चीज का ध्यान में रखते हुए आपको ये तीसरा क्वेश्चन भी सॉल्व करना था कि इसको नॉट P एंड नॉट Q बनाना था। और यहाँ पे P आपने माना है कि रेड भी अवेलेबल नहीं है, साइज रेड इज अवेलेबल इन साइज 5 एंड ग्रीन इज अवेलेबल इन साइज 5, Q है, पर नीदर है। नॉट P एंड नॉट Q लिखना है, तो नेगेशन P नॉट P एंड मतलब कंजंक्शन नॉट Q मतलब नेगेशन Q। सो दिस विल बी द राइट आंसर। वेरी गुड। एंड नहीं लिखा, एंड यहाँ पर कंजंक्शन के लिए आप लिखोगे तो एंड कंजंक्शन। ये बात क्लियर है? ठीक है, एक और क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। इफ A इक्वल टू B, B इक्वल टू C। समझ नहीं आया बोर्डो को? ठीक है, मैं बता रही हूँ। पहले तो नीदर P नीदर और नॉर कहीं भी लगाओ, तो आप उसको कैसे लिखोगे, नॉट P एंड नॉट Q अकॉर्डिंग टू द रूल, कि ना तो P है एंड ना तो Q है। अब यहाँ पे हमने P क्या माना, कि रेड को आपने P माना और ग्रीन को आपने Q माना, कि रेड अवेलेबल इन साइज 5 को P आप मान रहे हो और ग्रीन अवेलेबल इन साइज 5 को आप Q मान रहे हो। तो आप यही बोलोगे ना कि रेड भी साइज 5 में अवेलेबल नहीं है, ग्रीन भी साइज 5 पे अवेलेबल नहीं है, तो क्या लिखोगे, नेगेशन ऑफ P और इसको एंड बना दिया तो कंजंक्शन एंड नेगेशन ऑफ Q। नेगेशन इसलिए लिखना जरूरी है बिकॉज हम इस स्टेटमेंट को पॉजिटिव सेंस में ले रहे हैं और उसको नेगेटिव बनाने के लिए नेगेशन तो यूज करेंगे ना। तो सिंपल सा ये फॉर्म आपको यूज करना था और इसको कन्वर्ट करके लिख देना था। समझ में आया बोर्डू, कि नीदर P नॉर Q वाला कोई भी सेंटेंस हो तो आपको ऐसे लिखना है और उसको नेगेशन P एंड नेगेशन Q में कन्वर्ट कर देना है। क्लियर है? चलो अब एक और क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं और इसमें आप P Q R 3 प्रपोजिशनल वेरिएबल कंसीडर कर सकते हो। कमेंट करके बता सकते हो इस क्वेश्चन का आंसर, जो लास्ट क्वेश्चन है आज के सेशन का।
और राइट, तो आंसर यहाँ पे दिख रहा है मुझे, काफी लोगों ने ट्राई किया है, वेरी गुड। तो यहाँ पे सिंपल है, इसको आप P मान लो A इक्वल टू B को, इसको आप Q मान लो और इसको आप R मान लो। तो दिस इज इफ P एंड Q देन R। तो इफ P एंड Q, तो P एंड Q तो कंजंक्शन मान लो, और इफ है तो मतलब कि, और देन, इफ और देन है तो इम्प्लीकेशन लगा लो, और आंसर निकल गया ना आपका। सिंपल है, वेरी गुड रोहित, वेरी गुड निखिल, सोमनाथ वेरी गुड, गोडू वेरी गुड, सागर वेरी गुड एंड आदित्य वेरी गुड एवरीवन। आई होप आज का सेशन आपको बहुत अच्छा लगा होगा, जहाँ पे हमने सबसे पहले डिस्कस किया कि डिस्क्रीट मैथमेटिक्स क्या होता है, फिर व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन डिस्क्रीट मैथमेटिक्स एंड कॉन्टिन्यूस मैथमेटिक्स, देयर एग्जांपल्स कि रियल नंबर और नेचुरल नंबर। रियल नंबर आपका कॉन्टिन्यूस मैथमेटिक्स में आता है, नेचुरल नंबर आपका डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में आता है। फिर हमने डिस्कस किया कि लॉजिक क्या होता है, एंड देन एप्लीकेशंस क्या होते हैं लॉजिक के, फिर प्रपोजिशन क्या होता है, प्रपोजिशनल वेरिएबल क्या होता है, फिर प्रपोजिशनल लॉजिक क्या होता है, कंपाउंड प्रपोजिशन क्या होता है। देन वी डिस्कस्ड कि प्रपोजिशनल लॉजिक में क्या क्या लॉजिकल कनेक्टिव्स का हम यूज करते हैं, किस टाइप के स्टेटमेंट प्रपोजिशन होते हैं, किस टाइप के स्टेटमेंट प्रपोजिशन नहीं होते हैं। फिर लॉजिकल कनेक्टिव में हमने एंड और नॉट, मतलब नेगेशन, इम्प्लीकेशन, बाई कंडीशनल, इन सबको डिस्कस किया। तो बहुत सारी चीज़ें हमने आज के सेशन में डिस्कस की उनके ट्रुथ टेबल के साथ। फिर पी इम्प्लीकेशन क्यू को कैसे लिखते हैं, पी बाई कंडीशनल क्यू को कैसे लिखते हैं, और कुछ ट्रांसलेशन वाले स्टेटमेंट्स भी हमने देखे हैं, क्वेश्चंस भी हमने देखे हैं। आज के शॉर्ट नोट्स में आपको क्या लिखना है वो मैं डेफिनेटली आपको बता देती हूँ। तो शॉर्ट नोट्स में आपको ये लिखना है कि डिस्क्रीट मैथमेटिक्स डील करता है विद ओनली डिस्टिंक्ट और सेपरेटेड वैल्यूज, और नेचुरल नंबर्स और नेचुरल नंबर डिस्क्रीट होते हैं, रियल नंबर कॉन्टिन्यूअस होती हैं। ये लिखने की जरूरत है, ये मत लिखना, ये भी मत लिखना, इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट, नॉट इम्पॉर्टेंट, यस दिस इज इम्पॉर्टेंट, ये आप शॉर्ट नोट्स में जरूर लिख लें। एप्लीकेशंस ऑफ लॉजिक भी आप शॉर्ट नोट्स में जरूर लिखें। प्रपोजिशन क्या होता है ये भी लिखना जरूरी है। प्रपोजिशनल वेरिएबल्स क्या होते हैं तो ये भी लिख सकते हैं आप। प्रपोजिशनल लॉजिक डेफिनेटली लिखना है, कंपाउंड प्रपोजिशन डेफिनेटली लिखना है, एंड ये कुछ आप स्टेटमेंट्स भी लिख सकते हैं शॉर्ट नोट्स में कि कौन से प्रपोजिशन होते हैं तो कौन से प्रपोजिशन नहीं होते हैं, तो ये भी लिखें। एंड ये सब मत लिखना। हाँ, कनेक्टिव्स आप लिख लेना, कनेक्टिव्स विद देयर ट्रुथ टेबल। तो ट्रुथ टेबल सिर्फ बना लेना सबका, एंड और नॉट का, नेगेशन का और इम्प्लीकेशन का भी, और बाई कंडीशन का सिर्फ ट्रुथ टेबल बनाना है। ठीक है, ये चीज हमने बताई। उसके बाद मैंने आपको क्या बताया, उसके बाद मैंने आपको ये बताया कि इफ पी इम्प्लीकेशन क्यू को कैसे आप लिख सकते हो, तो ये भी आपको शॉर्ट नोट्स में लिखना है। बाई कंडीशनल को भी शॉर्ट नोट्स में लिखना है। ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तो लिखना ही है, ये भी रहने दें, बाकी ये सब तो प्रैक्टिस किया, दैट्स ऑल। तो थोड़ा ज़्यादा लंबा शॉर्ट नोट्स बन सकता है, बट इसके बाद आपके शॉर्ट नोट्स बहुत छोटे छोटे बनेंगे। बट ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ना जिसको याद रखना ही है, तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू राइट इट डाउन। थैंक यू सो मच एवरीवन। Welcome learners to Unacademy Computer Science YouTube channel. So today in this session we are going to discuss the demo class of discrete mathematics which is started in our new batch Accelerate batch. तो आज इस सेशन में आपको Accelerate batch का डेमो मिलेगा। Accelerate बैच का ये डेमो क्लास जो पहली लाइव क्लास है डिस्क्रीट मैथमेटिक्स की, उसको आप ज़रूर इंजॉय कीजिएगा फ्री ऑफ कॉस्ट। और अगर आपको पसंद आता है ये क्लास तो आप ज़रूर एक्सेलरेट बैच को इनरोल कर लें, जहाँ पे आपको कंप्लीट प्रिपरेशन करवाई जाएगी गेट 2024 की। जी हाँ, ये बैच आज ही आपका स्टार्ट हुआ है, जिसमें कि डिस्क्रीट मैथमेटिक्स का कंप्लीट कोर्स मैंने आज दोपहर 12 बजे की क्लास में स्टार्ट किया है। मिस हो गई क्लास, डोंट वरी, ये क्लास अभी आपके यूट्यूब पे 1.5 घंटे की क्लास हो जाएगी। और सैटरडे संडे कोई क्लास नहीं है, मंडे फिर लाइव क्लास होगी। तो आप आज सब्सक्रिप्शन ले करके यहाँ पर प्लेटफॉर्म को थोड़ा एक्सप्लोर कीजिए और लाइव क्लास में मुझे ज्वाइन करें मंडे से। एक्सेलरेट बैच फॉर गेट 2024 CSIT है, एंड 2025 के लिए हमने मिशन बैच किया है स्टार्ट, जिसमें अगेन डिस्क्रीट मैथमेटिक्स का कंप्लीट कोर्स स्टार्ट हुआ है, जिसका डेमो अभी आपको यूट्यूब पे मिल रहा है। एंड हमारा एक और बैच स्टार्ट हुआ है, तो आज 3 बैचेस स्टार्ट हुए हैं स्टूडेंट्स, एक्सेलरेट, मिशन एंड एक्सक्लूसिव बैच। एक्सक्लूसिव बैच आपका एक न्यू बैच है अपने न्यू गेट पेपर के लिए, दैट इज डेटा साइंस एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए। अगर आप सिर्फ इस ब्रांच की तैयारी कर रहे हैं तो यू शुड अवेल दिस ऑफर प्राइस विच इज़ नेवर एवर 9,599, बट इट इज़ टुडे
सो प्लीज़ अवेल दिस ऑफर। जो आपका 12,000 का बैच है वो डिस्काउंट ऑफर लगाने के बाद 9,599 का आपको पड़ेगा। आपको पूरा सिलेबस यहाँ पे कवर करवाया जा रहा है DS एंड AI के लिए। कोड आप यूज़ करें हेलो सोनू 01। आपको अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन अगर लेना है तो इस कोड का यूज़ करके आप मैक्सिमम डिस्काउंट अवेल कर सकते हैं एंड मेरी पर्सनल गाइडेंस भी अवेल कर सकते हैं। इन केस आप DS एंड AI और CSIT दोनों की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप अनअकैडमी का प्लस या आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, जिसका कॉस्ट अभी भी बहुत कम अवेलेबल, आपको बहुत ही कम कॉस्ट पे हो जाएगा, क्योंकि आपका जो ऑफ़र है वो 16 सितंबर को ओवर हो रहा है, जहाँ पे आपको 30% तक का डिस्काउंट मिल सकता है किसी भी ड्यूरेशन पे। और ये 6 मंथ के ड्यूरेशन के लिए 9,599 भी, ठीक है। तो मेरे अपकमिंग कोर्सेज का शेड्यूल भी आप चेकआउट कर सकते हैं। अभी मेरा डिजिटल लॉजिक का कंप्लीट कोर्स भी लाइव चल रहा है और डिजिटल लॉजिक का कंप्लीट कोर्स भी ज़्यादा क्लासेस नहीं हुई है। आप मंडे टू फ्राइडे क्लासेस होती है, सैटरडे संडे कोई क्लास नहीं होती है, तो सैटरडे संडे आप रिकॉर्डेड वॉच करके फिर मुझे मंडे से लाइव डिजिटल लॉजिक में भी ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। तो ये लास्ट ईयर स्टूडेंट्स के रैंक्स हैं जो अनअकैडमी के लर्नर्स हैं, जिनके गेट 2023 में टॉप रैंक्स आए हैं। आप भी नेक्स्ट हो सकते हैं, जैसे इन्होंने गेट एग्ज़ाम की तैयारी की थी हमारे इन बैचेस से, हमारे इन कोर्सेज से, वैसे ही आप भी करेंगे सही टाइम से, तो नेक्स्ट टाइम आपका भी फेस यहाँ पर डिस्प्ले होगा। आपके पास बहुत ही अमेजिंग ऑफर अभी अवेलेबल है, जहाँ पे आप न्यू बैचेस को ज्वाइन करके अपनी प्रिपरेशन को तो स्टार्ट कर ही सकते हो, पर साथ ही साथ आप अमेजिंग डिस्काउंट अवेल करके कम से कम कॉस्ट में अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। तो अगर आप गेट 2024 की प्रिपरेशन कर रहे हैं सिर्फ, तो आप 3+1 मंथ का प्लस सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, जिसका कॉस्ट बेहद कम है, दैट इज़ 14,000 समथिंग। इसमें आपको CSIT की प्रिपरेशन भी हो जाएगी और DS एंड AI की प्रिपरेशन भी हो जाएगी। 4 महीने का ड्यूरेशन है और ये ऑफ़र सिर्फ और सिर्फ 16 सितंबर तक वैलिड है। तो कैलेंडर में जाकर के डेट देख लीजिए, कहीं 16 एक्सीड तो नहीं हो गया। एंड वैसे ही अगर आप गेट 2024 और उसके बाद PSU एग्ज़ाम की तैयारी भी करोगे तो आप 6 मंथ का प्लस सब्सक्रिप्शन लो, जिसका कॉस्ट 30,000 है, पर डिस्काउंट कोड लगाने के बाद 24,000 का ये पड़ेगा आपको सिर्फ। अभी तक कभी भी इतना कम कॉस्ट नहीं हुआ था, पर अभी हुआ है जस्ट फॉर यू, ताकि आप अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट करें। और ये भी 16 सितंबर तक है। अगर आप 6 मंथ का आइकॉनिक लेते हो तो इससे बेस्ट कुछ हो ही नहीं सकता, क्योंकि आइकॉनिक में वो सारे एडवांटेजेस हैं जो प्लस में नहीं है, जो DS एंड AI के एक्सक्लूसिव बैच में नहीं है। यहाँ में भी आपको दोनों पेपर की तैयारी हो जाएगी, पर सारे बेनिफिट्स के साथ, जहाँ पे डेली लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड वीडियोस, PDF नोट्स, डाउट क्लियरिंग सेशन, यहाँ तक तो प्लस में भी होता है, पर आइकॉनिक में आपको पर्सनल कोच, एक्सपर्ट डाउट सपोर्ट, प्रिंटेड बुक्स, रौद्रा, CSIT, ये सब भी मिलता है जो आइकॉनिक में नहीं है। और ये आपके हैं एक्स्ट्रा मंथ्स ऑफर वाले, ठीक है, ड्यूरेशंस, जिसमें कि 1 ईयर का या 18 मंथ्स का या 24 मंथ्स का, प्लस में लो या आइकॉनिक में आपको 4 मंथ्स का एक्सटेंशन तो सभी में है, और 3 मंथ्स में भी आपको एक्स्ट्रा 1 मंथ का एक्सटेंशन है। तो एक्सटेंशन ऑफर भी है, बहुत ही कमाल है। तो जल्दी से अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट करें इन ऑफर्स को अवेल करके हमारे न्यू बैचेस के साथ, और बिल्कुल तैयार हो जाएं नेक्स्ट गेट 2024 के लिए। जैसे कि अगर आप 1 ईयर का प्लस देखें जिसमें 4 मंथ का एक्सटेंशन, इसका टोटल प्राइस है 70,000 समथिंग, बट अगर आप डिस्काउंट कोड अवेल कर लेते हैं तो आपको सिर्फ ये 38,000 का पड़ेगा। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू कि आप 12+4 मंथ्स के प्लस को थोड़ा सा हटा करके अगर आइकॉनिक में नज़र डालें तो इसका कॉस्ट बहुत ही कम है एज़ कम्पेयर टू 12+4 मंथ्स के प्लस वाला। सिर्फ 6,000 ज़्यादा है, 7,000 ज़्यादा है, और आपको सारे बेनिफिट आइकॉनिक के मिल जाएंगे। तो बेटर टू गो विद 12+4 मंथ्स आइकॉनिक और 6 मंथ्स आइकॉनिक और 6 मंथ्स प्लस, कोई भी जो भी आपको सूटेबल लगता है, सारे आपको सूटेबल लगते हैं तो आप आइकॉनिक लें। और अगर आप अफोर्ड नहीं कर पा रहे आइकॉनिक को तो कम से कम प्लस तो ले ही। ये सारे ड्यूरेशन की मैंने कॉस्टिंग यहाँ पे बता दी है। ये सारे ऑफर्स आपके सिर्फ 16 सितंबर तक वैलिड है स्टूडेंट्स, तो जल्दी से सब्सक्रिप्शन लें। रेफरल कोड हेलो सोनू 01 ही यूज़ करें ताकि इससे आपको डिस्काउंट मिल जाए और मेरी पर्सनल गाइडेंस भी मिल जाए। डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगा सब्सक्रिप्शन का और हमारी बैचेस का भी, ठीक है। गेट रेडी कॉम्बैट भी आने वाला है, इनरोल कर लें, 24 सितंबर को है, और डेली स्कॉलरशिप टेस्ट भी आपका चलता रहता है। विराट टेस्ट सीरीज को इनरोल करने का आज लास्ट डेट है, तो जल्दी से इसको इनरोल कर लें, जो 2999 पे अवेलेबल है आज तक। और यही बुक्स की बात कर रही थी मैं, जो आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में आपके घर तक डिलीवर की जाती हैं।
अगर आप एडवांस पे नहीं कर सकते हैं तो आप नो कॉस्ट EMI या नो कॉस्ट लोन ऑप्शन अवेल करके अपना मंथली पेमेंट करके भी अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। यूज़ करें डिस्काउंट कोड HELLOSONU01। थैंक यू सो मच।